गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत स्वागत इस वेबिनार में जो वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मंथ के ओकेजन पे किया जा रहा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन सच ग्रेट नंबर्स। मैं डॉक्टर प्रीति मोदी फ्रॉम मुंबई आज का सेशन मॉडरेट करूंगी विद टू एमिनेंट रूमेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर शशांक आकेरकर फ्रॉम मुंबई एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल जो पुणे से हैं। ये वेबिनार एक जॉइंट इनिशिएटिव है टू पेशेंट ग्रुप्स Stand for AS and Ankylosing Spondylitis Welfare Society and Novartis का डिजीज अवेयरनेस इनिशिएटिव फाइट द फ्यूज के बीच में। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हाउस रूल्स बताना चाहूंगी। डॉक्टर्स के सिवाय सब अटेंडीज म्यूट पे होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप अपने सवाल प्लीज Q&A सेक्शन द्वारा टाइप करके भेज सकते हैं और ये भेजते रहिए। हम बीच बीच में लाइव क्वेश्चंस भी जरूर लेंगे। हम टॉक्स के बीच में एडिशनली पोलिंग भी करेंगे आपके व्यूज जानने के लिए। प्लीज किसी डॉक्टर या स्पेसिफिक दवाई का नाम इस वेबिनार में ना डिस्कस करें। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स आपको एग्जामिन नहीं कर सकते। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम ये पूरा सेशन रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक रिमाइंडर और भी है, अगले संडे भी हम एक वेबिनार कर रहे हैं, तो आज जो भी सवाल अगर हम जवाब ना दे पाए, आप निराश ना हो, वो हम नेक्स्ट टाइम जरूर आंसर करेंगे, बिसाइड्स एडिंग अदर टॉपिक्स आल्सो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोनों डॉक्टर्स के इंट्रोडक्शन के साथ। लेट मी वेलकम डॉक्टर आकेरकर जो मुंबई के रूमेटोलॉजिस्ट हैं विथ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे Young Clinician Award in 2003, Young Scientist Award by the Indian Rheumatology Association in 2004, late Shri Amrut Modi Unichem BJD India Research Fellowship Award in 2003 and 2005. डॉक्टर आकेरकर ये एक गिनीज बुक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट के होल्डर भी है फॉर द लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ अ ह्यूमन बोन, जो उन्होंने स्टैंड फॉर एएस अवेयरनेस ड्राइव के लिए किया था in 2016। इसके अलावा उन्होंने कई साइंटिफिक पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। वेलकम डॉक्टर आकेरकर। हमारे नेक्स्ट एमिनेंट रूमेटोलॉजिस्ट की तरफ डॉक्टर पाटिल जो पुणे के रूमेटोलॉजिस्ट है, जिन्होंने पहले 10 साल यूके में काम किया है। इन्होंने बहुत साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए हैं। डॉक्टर पाटिल को IMA द्वारा पुणे यंग अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है as recently as 2019. Dr. Patil additionally Ankylosing Spondylitis Welfare Society के फाउंडिंग मेंबर एंड मेडिकल एडवाइजर भी है। चलिए अभी इन दोनों डॉक्टर्स से थोड़ी सी बातचीत की जाए। डॉक्टर पाटिल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 2 शब्द कहें। Hello, hi everyone. I would like to thank the organizers first of all for holding this excellent meeting and excellent initiative. हम उम्मीद करते हैं कि सारे पेशेंट्स को ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। काफ़ी मेहनत ली है ऑर्गेनाइजर्स ने भी इस प्रोग्राम को एक जगह पर बनाने के लिए और आपके लिए पेशेंट फ्रेंडली प्रोग्राम रखने के लिए। सो मेरा टास्क है कि मैं आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा और जो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के स्टेजेस क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट पेशेंट्स जर्नी क्या होता है टिपिकली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। वी विल सी हाउ मच वी कैन कवर and the most important and the hot topic biologics we are going to discuss as well. So हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। टाइम के हिसाब से आपके सजेशंस भी दीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो हम नेक्स्ट वीक के लिए भी रख सकते हैं। सो ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर पाटिल। डॉक्टर आकेरकर, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कौन से टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू टुडे। आज हम लोग देखेंगे कि लॉकडाउन में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ सकता है या नहीं। अगर बढ़ सकता है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और फिजिकल एज वेल एज इमोशनल लेवल पे खुद का ध्यान ये फेज में कैसे रखना है।
इसके बाद हम लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात करेंगे। आई एम श्योर आप में से ऑलमोस्ट सबको मालूम रहेगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का, और वो क्यों है, कैसे करना है, क्या करना है, आपके जो भी डाउट्स है वो इसमें हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। थैंक यू डॉक्टर आकेरकर। मेरे साथ और 3 को-होस्ट हैं जो हमें इस सेशन कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। फाइट द फ्यूज की टीम से हैं डॉक्टर सुधीर, आयुषी एंड अदिति। चलिए, अब हमने बहुत कुछ कह लिया। अब आपसे एक सवाल करते हैं। I hope I have everybody's attention now. जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था, अब है पोल करने की बारी। तो पहला पोल आने वाला है। स्क्रीन पे एक पोल फ्लैश होगा, आप सब अपना वोट दीजिएगा। तो पोल बस आने ही वाला है, ये रहा पोल आपके सामने। तो पोल ये है कि क्या लॉकडाउन ने आपको घर पे रख के आपके सिम्टम्स को इम्पैक्ट किया है? Yes for A option, B option is no, and C is somewhat. Please poll. अभी भी बहुत attendees ने पोल वोटिंग नहीं किया है। Request everybody to start voting. Numbers बढ़ रहे हैं. Thank you. I hope everybody is polling. अभी भी बाकी हैं थोड़े लोग. Yes, that's great. ऐसे हम बहुत सारे पोल्स बीच बीच में करेंगे, तो प्लीज आप ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी पोल कीजिएगा, वोटिंग दीजिएगा अपनी। तो हमारे पास रिजल्ट्स भी आ गए हैं पोल के। सो 35% people say that yes, symptoms have worsened and 38% say somewhat. तो ज्यादा करके लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, ये लॉकडाउन ने हमारे सिम्टम्स को इम्पैक्ट किया है, और इसीलिए ये पोल हमें अपने सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाता है, वो है लॉकडाउन। इस समय हम सबके पास सवाल ज्यादा है और आंसर्स कम। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सब जगह एक ही बात चल रही है, कोविड-19 महामारी, एंड ये नहीं समझ आ रहा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। टू ऐड टू दिस, आपके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना भी इतना आसान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया होगा, आई एम श्योर। तो चलिए हम डॉक्टर आकेरकर से इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, ऑल अटेंडीज, आप Q&A सेक्शन में आपके क्वेश्चंस, लॉकडाउन रिलेटेड क्वेश्चंस टाइप करके भेजें। तो हम ऑलरेडी कुछ सवाल हमने इकट्ठा किए हैं आपके सर्वे के थ्रू, जो हम डॉक्टर आकेरकर से पूछने वाले हैं। बिसाइड्स दैट, आप अगर कोई क्वेश्चन भेजेंगे तो हम वो क्वेश्चन लाइव भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर आकेरकर, आपसे इस विषय पे कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे। तो पहला सवाल डॉक्टर आकेरकर आपके लिए, तो ये करंट सिनेरियो में डॉक्टर आकेरकर, क्या प्रिकॉशंस एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को लेने चाहिए? क्या आप इस पे थोड़ी अपनी टिप्स देंगे? जरूर। जैसा हम लोग ने अभी इस पोस्ट में देखा, पोल में देखा रादर, कि मेजॉरिटी लोगों के सिम्टम्स कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से थोड़े बढ़े हुए हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी है। और हम लोग आज के दिन में रूमेटोलॉजिस्ट, हम लोग जब पेशेंट से बात करते हैं तो हमारे में भी ध्यान में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। तो अभी इसकी रीजंस क्या हो सकते हैं कि लॉकडाउन में सिम्टम्स क्यों बढ़ रहे हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के? कुछ रीजंस जो मैंने बात हुई पेशेंट से, एक, लॉकडाउन की वजह से काफी लोग वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर रहे हैं। तो घर से काम करने में होता क्या है, ऑफिस में तो प्रॉपर ऑफिस चेयर्स होती है, घर में जो भी चेयर मिले हम लोग यूज करने लगते हैं। कभी डाइनिंग चेयर हो जाती है, डाइनिंग टेबल वाली चेयर, कभी सोफा हो जाता है, और कभी कभी तो मैट्रेस पे बैठ के भी काम हो जाता है। तो इसमें
प्रॉब्लम क्या होता है कि बैक को सपोर्ट नहीं रहता है। जैसा सोफे पे बैठेंगे और सामने लैपटॉप रखेंगे तो हम लोग झुक के काम करते हैं, जिसकी वजह से बैक के ऊपर प्रेशर आता है। जब मैट्रेस पे बैठेंगे तो भी सेम होता है, ना बैक को सपोर्ट होता है और हम लोग झुक के लैपटॉप पे काम करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो रहा है कि जिसकी वजह से बैक एक बढ़ सकता है। दूसरी बात, जब घर पे रहते हैं तो पोस्चर काफी बार बराबर नहीं रहता है। एक तो चेयर बराबर नहीं रहती, जैसा मैट्रेस पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली पोस्चर अच्छा नहीं होगा। और घर का जो कन्वीनियंस है, ऑफिस सिचुएशन नहीं है, घर का जो है माहौल है, उसमें ऑटोमेटिकली हम लोग थोड़े बहुत तो रिलैक्स हो जाते हैं, इन प्रॉपर पोस्चर रखते हैं, जैसे मैंने बोला बेंड करते हैं और काम करते हैं। पीसी बहुत से बार आई लेवल पे नहीं होता है, काफी बार सोफे पे सो जाते हैं, पैर ऐसा वैसा कैसा भी रख के सो जाते हैं, तो इसकी वजह से पेन बढ़ता है। तीसरी बात, जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो बैठने का ड्यूरेशन काफी बढ़ गया है। मैंने काफी पेशेंट से, मरीजों से बात की तो काफी ने तो ये कहा कि बैक टू बैक इतनी मीटिंग्स हो जाती है कि 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस बैठना पड़ता है। और जैसे आपको सबको मालूम रहेगा, कम होती है तो स्टिफनेस और पेन बढ़ जाता है। और लास्टली, घर में सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। जो ऑफिस रिलेटेड स्टफ है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। ऑफिस में कैसे जब बोलो जो बोलो सब सामने है, मिल जाता है, लेकिन घर में काफी बार ये ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। ये चीज लेने के लिए वहां जाओ, वो चीज लेने के लिए वहां जाओ, ये काफी हो जाता है। तो आइडियल आपका डेस्क कैसा होना चाहिए? एक तो चेयर अच्छी रखो जिसमें प्रॉपर बैक सपोर्ट हो, अच्छा पीछे उसको सपोर्ट लेके बैठो। सेकंड, झुकना नहीं है, पीसी आई लेवल पे होना चाहिए सो दैट ज्यादा स्ट्रेस बैक के ऊपर ना आए। तीसरा, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। सामने या बाजू में ही खिड़की रहेगी तो सनलाइट आएगा, लाइट दिखेगा तो हमेशा पॉजिटिव थोड़ा एटमॉस्फेयर रहेगा। और लास्टली मेरा और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट एक कुछ चीज जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले वो हमेशा डेस्क पे या सामने वॉल पे जरूर रखो, सो दैट लॉकडाउन का नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगा। घर में बैठे हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो, वो नेगेटिव फीलिंग कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेडीज की अगर बात कहे तो उनके लिए काम तो डेफिनेटली काफी बढ़ गए हैं। एक तो घर में है, मेड्स नहीं है, बाई नहीं है काम के लिए, तो सब काम खुद करना पड़ता है। दूसरा, सब लोग घर पे है तो खाने में फरमाइशें बढ़ जाती है। अगर समझो इसके साथ घर से वो काम भी कर रही है, फिर तो इसके ऊपर वो भी ऐड ऑन हो गया। और लास्टली देखेंगे तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे तो उनको भी संभालना है, तो उनके लिए तो मुश्किल, ऑब्वियसली काम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं रूटीन के हिसाब से, तो इसकी वजह से उनका पेन बढ़ सकता है। लॉकडाउन में एक्सरसाइज मिस होने का काफी ज्यादा चांसेस हो जाता है, काम के वजह से, रूटीन चेंज होने की वजह से, फ्रेंड्स साथ में न होने की वजह से, बाहर न जाने की वजह से। और लास्टली ये एक्स्ट्रा काम, लॉकडाउन की वजह से आलस, और लास्टली जो एंजाइटी ये ब्रॉट ऑन किया है लॉकडाउन ने, इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं खुद का ध्यान रखने का जो है वो कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन लॉकडाउन में बढ़ रहा है। ओवर टू यू प्रीति। तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि ये जो पेन है लॉकडाउन में, जैसे आपने कहा कि पेन बढ़ रहा है, तो इस पेन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना चाहिए इस पेन को? जरूर। जब हमने कहा कि पेन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशंस भी हमको ही ढूंढने और सॉल्यूशन हमको ही एक्टिवेट करके अडॉप्ट करने हैं। तो सॉल्यूशंस में क्या है, जैसा मैंने पहले ही कहा, अच्छी चेयर रखो, पोस्चर का ध्यान रखो, डेस्क आइडियली कैसा होना चाहिए वो भी मैंने बोला। तीसरा चीज जो है ये प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत देर कंटिन्यूअसली बैठना जो हो रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक आधा पौना घंटा हो गया कंटिन्यूअसली बैठ के तो थोड़ा सा उठो, 2-4 कदम चलो, वापिस आके बैठो, उससे स्टिफनेस कम हो जाता है। दूसरी चीज, डेस्क साइड जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं वो सीख लो। प्लेन सिंपल बोलेंगे तो जो आर्म रेस्ट रहता है, एक साइड पे टर्न कर सकते हो, दूसरे साइड पे पूरा टर्न कर सकते हो, बैक को आग कर सकते हो और नीचे जाके झुक के जमीन को टच कर सकते हो। ये प्लेन सिंपल डेस्क साइड स्ट्रेचेस बोलते हैं हम लोग, ये कर सकते हो और ये तो कभी भी कर सकते हो। कोई मीटिंग के बीच में वीडियो ऑफ करके 2 मिनट भी किया तो भी बैक के लिए ये काफी अच्छा होगा। जो लेडीज की मैंने बात की, काफी सारे काम उनके बढ़ जाते हैं
उसमें आप आपके पार्टनर के साथ, घर के बाकी जो मेंबर्स है उनके साथ डिस्कशन करो और काम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके करो, सो दैट एक के ऊपर ही लोड नहीं आएगा। लास्टली, एक्सरसाइजेस भूलना नहीं है। एक्सरसाइजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो एक्सरसाइज रेगुलरली होना चाहिए, ये इंश्योर करो। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग डाउन द लाइन देखेंगे कि लॉकडाउन में भी हम लोग एक्सरसाइज कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली पेन बढ़ेगा नहीं। और लास्टली, कभी समझो बढ़ गया तो आपका जो NSAID है, पेन किलर है, वो टेम्पररीली आप बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट जब आप रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो तब हमेशा उनसे एक इमरजेंसी सोल्यूशन लेके रखना है कि अगर मेरा पेन बढ़ गया तो मैं कौन सी गोली कितने दिन लूं। तो ये तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम की चीज है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मिलो रूमेटोलॉजिस्ट से, एक बार उनसे अलग से लिख के लो कि पेन कभी भी बढ़े तो क्या कर सकते हो। प्रीति? यस, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डॉक्टर, आपने दवाइयों के बारे में जो बात छेड़ी है, तो उसी को लेके बहुत सारे लोगों ने ये सवाल सर्वे में किया था कि क्या अभी जो मेडिकेशंस वो ले रहे हैं उनसे उनका कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क बढ़ जाता है क्या? तो आप इसके ऊपर कुछ बताएंगे? जरूर। ये तो आज के दिन में एब्सोल्युटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि काफी सारे पेशेंट्स को मालूम है कि इससे रिस्क थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को भी मिल नहीं पा रहे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बेसिकली देखेंगे हम लोग तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून इलनेस है। ऑटो इम्यून, इसका मतलब अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को अटैक कर रही है। जो हम मेडिसिन लेते हैं, DMARDs या बायोलॉजिक्स, उनसे होता क्या है, तो ये मेडिसिन इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। इम्यूनिटी जो जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर रही है, इस अटैक को कट डाउन करते हैं। कॉइन का दूसरा साइड क्या है, तो यही इम्यूनिटी इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी कभी इन्फेक्शन हो, तो अगर इम्यूनिटी सप्रेस हो तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो यही है डीमार्ट्स और बायोलॉजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल। बीच में एक न्यूज आर्टिकल निकला था जो आपने भी पढ़ा रहेगा शायद काफी लोगों ने, कि NSAIDs जो पेन किलर्स, प्लेन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, दर्द की जो दवा आप लेते हो, टेक्निकली इसको NSAID बोला जाता है। फ्रेंच मिनिस्टर ने कहा था कि इससे कोविड का रिस्क बढ़ जाता है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने उनके कुछ इन्फेक्शियस डिसीज जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उनको ये कुछ पेशेंट्स को देख के रिपोर्ट दिया था कि शायद इससे रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन इसके ऊपर काफी डिस्कशन मेडिकल वर्ल्ड में हो चुका है और ये दिखाया गया है कि NSAID से कुछ पर्टिकुलर कोविड का रिस्क नहीं बढ़ता है। पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म ले रहे उनका तो डेफिनेटली नहीं बढ़ता है। जो सिर्फ फीवर के लिए NSAID चालू करते, उनमें इफ एट ऑल रिस्क बढ़ सकता है। तो NSAID के बारे में तो आप निश्चित हो सकते हैं, NSAID ले सकते हैं। जो DMARDs, सल्फासाइलेजिन का तो कुछ बेसिकली ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ता है। अगर आप मिथोट्रिक्सेट पे हो या बायोलॉजिक्स पे हो तो आपका कोविड का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम लोग को रिस्क कम रखना है तो क्या कर सकते हैं? एक, आप खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करो। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? बाहर आपको नहीं जाना है, घर में ही रहना है। जो राशन सब्जी वगैरह लाते हैं घर में, और कोई मेंबर को बोलो कि लेके आए, आप नीचे उसके लिए ना जाए। तीसरी चीज, किचन वगैरह में जब बाकी घर वालों का भी काफी कांटेक्ट होता है, वहां जाना प्रोलॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा अवॉइड करो। और जो बाथरूम वगैरह है, वो अगर हो सके तो पहले आप यूज करो, फिर बाकी लोगों को यूज करने दो। तो ये अगर प्रिकॉशन लेंगे तो कोरोना वायरस से आप दूर रहोगे, तो इन्फेक्शन का चांस मिनिमाइज हो जाएगा। Thank you, Dr. Akepkar. So let's take the last question in this session. लॉकडाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताया, एंड कैसे प्रिकॉशंस ले वो भी बताया। तो क्या आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि पेशेंट्स इसमें भी, इस पीरियड को भी कैसे अच्छे से गुजार सके और इसमें से स्ट्रॉन्गर निकले? जरूर। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ लाइफ हैंड्स यू अ लेमन, मैं खुद से ऐड कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ अ मैंगो, माइट एज वेल मेक एंड एंजॉय द लेमनेड। तो अगर जिंदगी आपको पानी बना के उसको एंजॉय तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो अगर लॉकडाउन इम्पोज हुआ है तो उसका बेस्ट यूज कैसे करें? तो सबसे पहले अगर ये करना है तो अपने आउटलुक को चेंज करना होगा कि ये मुझ पर लादा हुआ है, आई हैव बीन फोर्स्ड इनटू दिस लॉकडाउन,
ये चेंज करके इसको आई हैव एन अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखना है। आप बोलोगे कौन सी अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो आप यहाँ पे, तो आप अभी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। ऐसी 10 चीजें आप देखिए प्री लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन चालू होने से पहले ऐसी 10 चीजें सोचिए जो आप काफी समय से करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं करके कर नहीं पा रहे थे। मैं तो अब भी लिख दूंगा, 10 चीजें तो मेरे पास ऐसे ही रेडी है, तो आप भी आई एम श्योर लिख पाओगे। तो सोचो कि उस टाइम पे टाइम नहीं था करके आप इनको कर नहीं पा रहे थे, आज भगवान ने आपको टाइम दिया है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ये सभी चीजें आप आज के दिन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डे टू डे कैसे मैनेज कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूटीन फिक्स रखो। अगर आप 7 बजे उठते थे तो 7 बजे ही उठना है। हाफ एन आवर यहाँ वहां समझ सकते, 7 का 7:30 समझ सकते, लेकिन 7 बजे उठते थे और अगर 11 बजे उठोगे लॉकडाउन में तो दिन तो पूरा खराब हो गया, आपका पूरा रूटीन खराब हो गया, आलस आ गया, नेगेटिव थॉट्स भी। आई एम श्योर 11 बजे उठोगे तो दिन भर नींद में भी रहोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे और रात को गिल्ट भी टेक ओवर कर लेगा कि अरे दिन भर में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने टाइम वेस्ट किया, टीवी देखा, न्यूज देखा, ये किया। तो इसके लिए दिन का रूटीन मेजॉरिटी में चेंज नहीं करना है। मॉर्निंग में जब उठते हो एक्सरसाइज जरूर करने हैं। दिन में एटलीस्ट एक तो प्रोडक्टिव चीज करनी है। प्रोडक्टिव यानी क्या, जिस चीज से आपको अच्छा लगे, जो चीज करके, मुझे केक बनाना अच्छा लगता है मैं केक बनाऊंगा, मुझे दोस्तों से बात करके अच्छा लगता है मैं दोस्तों से बात कर लूंगा, मुझे एक्सरसाइज फिटनेस से बहुत अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। एटलीस्ट एक प्रोडक्टिव चीज करो जिससे आपको खुद को अच्छा लगे। हॉबीज है आपकी, म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगता है उसमें डेफिनेटली और टाइम स्पेंड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉकडाउन में अकेलापन आ जाता है, लोनलीनेस आ जाता है, तो रिमेन कनेक्टेड। आपके स्कूल के फ्रेंड्स है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स है, आपके बाकी दोस्त है जिनसे काफी टाइम आपसे बात हुई नहीं, आपके रिलेटिव्स है, उनसे कनेक्टेड रहो। प्लेन सिंपल फोन कॉल बोलो या व्हाट्सएप वीडियो चैट बोलो, लेकिन कनेक्टेड रहो तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा। लास्टली, एंजाइटी स्ट्रेस भी ये फेज में काफी ज्यादा हो जाता है हर एक को। तो आप खुद देखो कि क्या चीज से आपको एंजाइटी होती है, क्या चीज से स्ट्रेस होता है। न्यूज चलते रहती है, मीडिया तो हर चीज का हाइप करती है, तो उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर दो कि मैं सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा ही न्यूज देखूंगा, दिन भर नहीं देखूंगा। व्हाट्सएप के चैट है, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, कॉलोनी में ये हो गया, वो चीज कट डाउन कर सकते हो। और लास्टली और एक चीज जो मैं जरूर आपको बोलूंगा, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड फॉलो करो। क्या होता है ये ग्रैटिट्यूड? एटलीस्ट 3 चीजें ऐसी सीख सोचो कि जिससे आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हो। मुझे मालूम है आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, काफी सफरिंग है, काफी पेन है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी काफी सारे बाकी लोग रहेंगे जिनको आपसे भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है दूसरे रीजन से। तो सोने से पहले धन्यवाद करो भगवान को एटलीस्ट 3 रीजन के लिए, एंड एट द सेम टाइम कल क्या करना है वो सोच के सोना। कल अगर आपका ड्रीम दूसरे दिन के लिए बड़ा है तो आप कभी भी लेट नहीं उठ सकते हो। ओवर टू यू प्रीति। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकेरकर। आपकी बातें तो शायद हम सबको बहुत मोटिवेट कर रही है और ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं जानती हूँ कि आपके ये शब्दों ने एक अटेंडीज में नया जुनून दिया है इस पीरियड में से गुजरने के लिए। चलिए एक पोल फिर से करते हैं। सेकंड पोल अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आप जल्दी से जवाब दीजिए लॉक होने से पहले। तो व्हाट वुड यू चूज, फाइटिंग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और स्ट्रगलिंग विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? आप लाइफ में क्या चूज करना चाहते हैं? आप लड़ना चाहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से कि उसके साथ स्ट्रगल करना चाहते हैं? यस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्डिंग। प्लीज कंटिन्यू रिस्पॉन्डिंग। Thank you so much for responding so fast. I think there are a few people still who have not responded. Please vote करिए, अभी जल्दी से लॉक होने वाला है हमारा पोल। तो 96% लोगों ने ये कहा है कि they would like to
फाइट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बहुत ही एनकरेजिंग बात है एंड ये रिजल्ट्स देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहने में कि इस वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मंथ के मौके पे फाइट द फ्यूज along with stand for AS Fight the Fuse along with Stand for AS and Ankylosing Spondylitis Welfare Society ये आप सबसे कहना चाहती है कि इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। ये लड़ाई हमें और जोश के साथ लड़नी चाहिए ताकि आप सब जीत जाए। हमारा मोटो in this fight against ankylosing spondylitis, as you can see on the screen, is लड़ोगे तो जीतोगे। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और ये पोल रिजल्ट भी हमको यही कह रहा है, पर हमें हमारा ये फाइट स्ट्रॉन्गर करना चाहिए ताकि हम विक्ट्री पाए। जितना अच्छे से हम लड़ेंगे उतने हमारे चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाएंगे। डॉक्टर पाटिल, क्या ये मोटो सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत मोटिवेशनल मोटो है, ये अमेजिंग कैंपेन है। मैं तो बताऊंगा लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। समाव मुझे ये तो तानाजी मूवी की याद दिला देता है ये कैंपेन और ये मोटो। तो ऑन दिस वर्ल्ड एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे ये मोटिवेशनल मैसेज है और ये बताता है हमें कि वी मस्ट वेक अप टू यूनाइट। ओके, तो हमें साथ लड़ना है तो ही हम जीत पाएंगे। वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वर्क टुगेदर फॉर अ ग्रेटर कॉज। डॉक्टर आकेरकर, आपके क्या व्यूज है ये मोटो के बारे में? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने बोला कि इसको लड़ना है, इसको फाइट करना है, सफर नहीं करना है। तो ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्लेन सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे आपको एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भगवान ने दिया है, वैसे ही समझो मैं अगर ओपीडी जाता हूँ तो ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए, मुझे सबको तो देखना ही देखना है। लेकिन मैं दो टाइप से सोच सकता हूँ जब ओपीडी जाता हूँ। एक तो सोच सकता हूँ अरे क्या बात है, इसी के लिए तो मैंने पढ़ाई की, इसी के लिए तो मैं रूमेटोलॉजी में हूँ, यही तो मेरा पैशन है और इनको सबको मुझे डेफिनेटली अच्छा करना है। एंड सेकंड, उसके अगेंस्ट अरे कितनी ओपीडी है, कितने पेशेंट है, सबको आंसर करना पड़ेगा, मालूम नहीं कितना देर बैठना पड़ेगा। तो आप ही बोलो कि ओपीडी तो मुझे देखनी है, उतने ही पेशेंट को देखना है, लेकिन मेरा दिन कब अच्छा होगा, फर्स्ट सिचुएशन में या सेकंड सिचुएशन में? तो लड़ेंगे तो ही हम लोग जीतेंगे। अगर सफर करने का बोलोगे तो वो थॉट ही आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है वो आपसे छीन लेता है। तो लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, हारना नहीं है दोस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकेरकर एंड डॉक्टर पाटिल। एक बार फिर कहना चाहूंगी, कभी हार न माने, हम सब आपके साथ हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लड़ोगे तो जीतोगे एंड जॉइन द फाइट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं ऑलरेडी, पर फिर भी बहुत सवाल है। और मैं ये सब सवाल ऑलरेडी ये जो लाइव Q&A है उसमें देख रही हूँ साइड बाय साइड। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसके कारण आपकी रोज की जिंदगी पे काफी इंपैक्ट आता है, सुबह उठने की तकलीफ, पेन, टायर्डनेस और बहुत कुछ। चलिए हम अभी डॉक्टर पाटिल से जानते हैं उनके व्यूज क्या है इस टॉपिक के ऊपर। तो हमने वापस से कुछ सवाल आपके सर्वे क्वेश्चन से इकट्ठा किए हैं एंड मैं कोई लाइव क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करूंगी। तो डॉक्टर पाटिल के लिए ये है पहला सवाल। डॉक्टर पाटिल, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजी से रेफर किया जाता है, इससे पेशेंट्स के दिमाग में शायद बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या आप इसके ऊपर थोड़ा कुछ लाइट डाल सकते हैं? ओके, परफेक्ट, थैंक यू। तो मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। मेरी हिंदी समझ लेने की आप कोशिश कीजिए। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं मराठी में हिंदी बोलता हूँ, सो पार्डन मी फॉर दैट। So let's learn about ankylosing spondylitis. So ankylosing spondylitis में दो वर्ड है, एंकीलोसिस जिसका ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब फ्यूजन होता है। स्पॉन्डिलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन। तो as you can see एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये टर्म बता रही कि फ्यूजन हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है। तो इसके बारे में फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ASAS है।
वो काफी सालों से रिसर्च कर रही थी अर्ली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, कि फ्यूजन होने से पहले क्या स्टेज होती है और उसमें क्या बदल होते हैं। तो उन्होंने दे हैव कम अप विथ अ टर्म कॉल्ड एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस. So that is a new term. Mark this, write it down. You will be hearing more of this term, less of ankylosing spondylitis in next few years. So एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ये टर्म बताती है अर्ली, ये टर्म डिस्क्राइब करती है अर्ली स्टेज ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और ये आफ्टर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के थ्रू आई हुई टर्म है. इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्शियल एंड पेरिफेरल. लॉट ऑफ टाइम यू मे हैव सीन योर रोमेटोलॉजिस्ट राइट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विथ पेरिफेरल आर्थराइटिस या फिर पेरिफेरल spondyloarthritis. What peripheral means? Apart from spine, it is affecting other joints. Other joints means it could be knees, ankles, or hips. So that's what peripheral spondyloarthritis means. Another term often patients get confused, spondyloarthritis. So मैं spondyloarthritis term कब use करता हूँ? In the beginning when I am seeing patient maybe for the first time. और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ये ब्रॉड टर्म है और ये बताती है कि आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन है, बट ये कौन से टाइप का है ये मुझे नहीं पता. ये 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो फिर अगर मुझे पता नहीं है तो फिर आई विल जस्ट से स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी. One of the type is ankylosing spondylitis or axial spondyloarthritis. So this is what all it means. ये describe करते हैं spectrum of disease को, but some of you may say नाम में क्या रखा है. So we'll move on to the next question. Thank you so much. सही है, नाम में क्या रखा है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो पेशेंट्स ये बहुत बार जानना चाहते हैं कि कितना कॉमन होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंड क्या ये फीमेल्स में भी नजर आता है कि खाली मेल्स ही ज्यादा करके इससे अफेक्टेड होते हैं. ओके, सो अबाउट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काफी कॉमन है. इसका जो प्रीवैलेंस है, मतलब कितने लोगों में दिखता है, ये वेरी करता है कंट्री के हिसाब से भी और उसके एथनिसिटी के हिसाब से भी. इंडिया में वी कैन से कि आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस 1000 लोगों को लिया तो उसमें से 5 लोगों को स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस हो सकता है. तो हमारा पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है. तो इमेजिन कि millions of people are there who are suffering from arthritis of spine. About your second question, ankylosing spondylitis in females. पहले ये माना जाता था कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये केवल पुरुषों में होने वाली बीमारी है, बट जो रिसेंट लास्ट फ्यू इयर्स के रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से ये पता चला है कि ये महिलाओं में भी होती है. तो इस फील्ड में भी महिलाएं पीछे नहीं है पुरुषों के, और that is unfortunately, I'm sure we don't want them to come equal to men in this aspect. So ratio is around 3:1 or 2:1 in many places. So it is still slightly more common in men than females, but it is not uncommon. So it is fairly seen in females as well. इंडिया में स्पेसिफिक डेटा नहीं है. आई थिंक इंडिया में काफ़ी महिलाओं में ये बीमारी है. प्रॉब्लम है ये काफ़ी अंडर रिपोर्ट हो जाती है और बहुत बार महिलाओं के प्रॉब्लम्स जो है वो डायग्नोज नहीं होते हैं. दैट मे बी वन ऑफ द रीजन. ओवर टू यू. थैंक यू. अटेंडीज मैं देख रही हूँ आप लोग ने क्वेश्चंस टाइप करना बंद कर दिया है. प्लीज आप क्वेश्चंस टाइप करके भेजें ताकि हम वो क्वेश्चंस भी एड्रेस कर सके इस सेक्शन के बारे में. तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये कौन से एज पे बीमारी शुरू होती है डॉक्टर? एंड जैसे आपने कहा हर पेशेंट आई एम श्योर सोचता होगा व्हाई मी, तो ऐसा सवाल आप कैसे आंसर करते हैं? So very good question. Thank you for that. So हमने देखा है कि ये बीमारी यंग लोगों में होती है, यंग वर्किंग पॉपुलेशन में होती है. सो ऑन एन एवरेज 15 to 35 इज द एज ग्रुप वेयर इट अकर्स कॉमनली. ये बच्चों में या बूढ़ों में भी हो सकती है आफ्टर एज ऑफ 50. सो अराउंड 5% लोगों में आफ्टर एज ऑफ 50 स्टार्ट होता है, बट मेजोरिटी में ये 15 to 35 में स्टार्ट होता है. So this is the age when people are working at the peak of their career and it hits and it's really hard.
इस समय इट्स वेरी कॉमन निराश हो जाना, और ये क्वेश्चन हमेशा सताता है उनको कि मुझे ही क्यों हुआ. So this is the place where patient support group come in, where people realize कि they are not alone, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ. Most important thing मैं मेरे patient को बताता हूँ कि you did nothing wrong to get this. This is the most important thing to remember. ये lifestyle disease नहीं है कि आपने कुछ किया इसलिए हुआ. इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था. ये किसी को भी हो सकती है बीमारी, मुझे भी हो सकती है. ये कंप्लीटली अनअवॉइडेबल है. अगर हम ये बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो हमें ये मुझे क्यों पीछे छोड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें ऐसा प्रॉब्लम है जो अनअवॉइडेबल था, हो चुका है, बट हम इससे जीत सकते हैं. दूसरा प्रॉब्लम आता है फैमिली मेंबर्स से. जब उन्हें पता नहीं होता है कि ये बीमारी क्यों होती है, तब वो कुछ ना कुछ लिंक लगाने की कोशिश करते हैं. जैसे मेरी एक पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में ये बीमारी स्टार्ट हुआ. उसके फैमिली मेंबर्स हैव बीन ब्लेमिंग हर कि आपने स्वेटर नहीं पहना था या डाइट नहीं फॉलो किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उस वजह से आपको ये हो गया. तो आई टेक सम टाइम टू काउंसिल देम. और फैमिली मेंबर्स, उनका एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पेशेंट का एजुकेशन है, समझ लेने में कि ये बीमारी अनअवॉइडेबल थी. And remember, another important and last point I will tell you about this is कि not everyone is going to have a bad disease or severe disease. कुछ लोगों में ये बीमारी माइल्ड भी हो सकती है. तो getting negative about is not an option. We must be positive, as Dr. Akerkar has said earlier. इनफैक्ट अभी हम इस टॉपिक पे बात करें तो एक लाइव क्वेश्चन आया है जो मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगी. Does AS slow down after age of 40 years? Yes, so काफ़ी अच्छे से ये हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स में ये बीमारी 40 साल के बाद में स्लो डाउन हो जाती है. तो दैट इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ अ डिसीज, बट तब तक वो काफ़ी डैमेज कर चुकी होती है. ओके, ठीक है. तो थैंक यू अटेंडीज, आपने क्वेश्चंस भेजने का फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज कर दिया है. शायद हम सारे क्वेश्चंस इस टाइम ना एड्रेस करें, पर आप क्वेश्चन भेजते रहिए. इस टाइम नहीं तो नेक्स्ट संडे को हम डेफिनेटली ये क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर डॉक्टर पाटिल. डॉक्टर पाटिल, क्या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अलग अलग स्टेजेस होती है, और क्या ये सिम्टम्स की अलग से जर्नी होती है जो पहले शायद कम हो फिर बढ़ जाए? क्या आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे? Sure. So, important question. So, I will tell you from my clinical experience कि क्या मैं या डॉक्टर केरकर जिस तरह से पेशेंट्स देखते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स देखने के बाद we are seeing a pattern कि क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे पेशेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि उनके सिम्टम्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड है. बिकॉज अर्ली स्टेजेस में काफ़ी वैक्सिंग एंड वेनिंग कोर्स होता है, मतलब गुड डेज बैड डेज होते हैं, और अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा गुड डेज होते हैं और फ्यू बैड डेज होते हैं. तो वी डोंट कनेक्ट द डॉट्स. कभी अगर बैड डेज आ गए तो वी पुट इट डाउन कि मैंने कुछ हेवी ऑब्जेक्ट उठा लिया था या मैंने बाइक राइड कर दिया था, इसकी वजह से है. तो ये इसकी वजह से हम ये पता नहीं कर पाते कि हमें कुछ बीमारी भी हो रही है. दूसरा, व्हाट आई हैव सीन इज कि समटाइम्स पीपल हाइड बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा. जैसे मेरा एक पेशेंट है जिसको चाइल्डहुड ऑनसेट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था. तो अगर उसको लिम्फ होता था स्कूल में तो अपने फ्रेंड्स को बहाने बना देता था कि अरे मैं साइकिल से गिर गया था इसलिए हुआ, या मुझे कुछ खेलते वक्त चोट लग गई ये इसलिए. तो ये अर्ली स्टेजेस में कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में ध्यान देना चाहिए और उसी वक्त पेशेंट ने मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए. दूसरा स्टेज होता है जिसको मैं बताऊंगा पेनफुल फेज. अभी इसमें क्या होता है, सिम्टम परसिस्टेंट रहते हैं. अभी ज्यादा बैड डेज आने लग गए हैं. सपोज जॉइंट्स में स्वेलिंग दिखने लग जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगा, और गुड डेज बहुत कम रहेंगे. दिस इज द टाइम व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट सीक मेडिकल हेल्प, और अब बहुत सारे पेशेंट का इस स्टेज में डायग्नोसिस होने लग जाता है. और थर्ड और लास्ट स्टेज जब जिसमें हम नहीं चाहते पेशेंट को देखना या लेट स्टेज में पहुंचना, विच इज रेस्ट्रिक्टिव फेज. अभी क्या है, डैमेज हो चुका है, पेन अभी कम हो सकता है इस स्टेज में, बट रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ज़्यादा है. जैसे कि स्पाइन का शेप चेंज हो चुका है, और इस स्टेज में डैमेज बहुत बार इरिवर्सिबल भी हो सकता है.
तो ये रेस्ट्रिक्टिव फेज आ जाता है और इसमें मोबिलिटी इश्यूज ज्यादा होते हैं. So this is a kind of a journey we see patient go through. Not necessarily it will occur in this sequence. कुछ पेशेंट में बीमारी अर्ली स्टेज में भी रुक सकती है, कुछ पेशेंट में ये बहुत फास्ट जाती है, which we call it aggressive disease. तो अगला सवाल की तरफ चलें. एंड आई थिंक देयर माइट बी मेनी पीपल जो ज्वाइन हुए हैं जो इस फेज में शायद हो सकते हैं एंड इस सवाल का फायदा उठा सकते हैं. तो ये अर्ली एएस जैसे आपने कहा, तो क्या ये कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है या जिसको हम यूज कर सकते हैं ताकि दवाई जल्दी चालू करे तो आगे प्रोग्रेशन ना हो, ऐसा होता है क्या? So this is a very important topic we are going to discuss. I would like the audience to pay their attention to this slide. This is very important. So early, I will take example of rheumatoid arthritis, जिसमें early rheumatoid arthritis काफी अच्छे से define किया गया है, उसमें window of opportunity अच्छे से define किया गया है. ये evolving concept है ankylosing spondylitis में, particularly in countries like India where young लोग बहुत ज़्यादा है. So it is very important कि हम ये बीमारी यंग लोगों में होने वाली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले. तो व्हाट इज अर्ली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? अर्ली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मींस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, बट एक्सरे किया तो उसमें ज्यादा डैमेज नहीं दिख रहा है. ठीक है, कुछ पेशेंट में ब्लड टेस्ट भी जैसे ESR CRP नॉर्मल्स हो सकते हैं, बट सिम्टम्स सारे हैं. सो दैट इज अर्ली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. डिफॉर्मिटीज नहीं है. What is window of opportunity for treatment means कि ट्रीटमेंट करने के लिए एक विंडो खुलती है हर डिसीज में, अर्ली स्टेज में पर्टिकुलरली. इस स्टेज में डिसीज मच्योर नहीं हुआ है, ये इमच्योर है. इस स्टेज में पेशेंट्स इज अमेनेबल टू ट्रीटमेंट. इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल फेज इफ यू लाइक. डायबिटीज में ये एस्टेब्लिश हुआ है, जैसे दे कॉल इट प्री डायबिटिक स्टेज. बहुत सारे पेशेंट फैमिलियर होंगे इसमें. तो ये उस टाइप का थोड़ा सा डिसीज का स्टेज है जहां पर अगर हमने इंटरवीन किया तो हम आगे होने वाले क्राइसिस को रोक सकते हैं, आगे होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं. और अभी सारा रिसर्च काफी एम्फेसाइज कर रहा है कि हम डायग्नोज करें पेशेंट्स इन द अर्ली स्टेजेस. इम्प्लीकेशंस होते हैं अगर हमने ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया. तो जो पेशेंट्स काफी सालों से इस बीमारी से पीड़ित है, दे विल टेल यू व्हाट दे हैव सफर्ड. सो अगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, उसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो काफी स्टडीज में एक वेस्टर्न स्टडी है, उसमें दिखाया गया है कि पेशेंट को ऑन एन एवरेज एट द एज ऑफ 36 रिटायर होना पड़ता है. सो दिस इज द टाइम वेयर मेजोरिटी वर्क देयर पीक एट द करियर. और कुछ पेशेंट्स को रिटायर होना पड़ता है. 45% पेशेंट जिनका डिसीज बढ़ गया है उनमें वर्क डिसेबिलिटी आ जाती है अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ है. एक स्टडी है जिसमें दिखाया गया है कि अगर 10 साल के स्टेज के बाद में एंटी TNF जो बायोलॉजिक्स टाइप ऑफ ड्रग्स है उसको अगर इनिशिएट किया गया तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर के प्रोग्रेशन देखा जाता है कंपेयर टू दोज जिनमें 10 साल के अंदर का डिसीज था और अग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया गया है. तो दिस ऑल शोज कि अर्ली ट्रीटमेंट इज हेल्पफुल. एंड जो सिम्टम ऑनसेट टू डिसीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट है, ये जो बहुत बड़ा गैप होता है इंडिया में कि आज से अगर सिम्टम स्टार्ट हुए तो फाइंडिंग द राइट डॉक्टर एंड स्टार्टिंग द राइट ट्रीटमेंट, देयर इज अ ह्यूज गैप. सो उसको कम करने के लिए ये सारा प्रयास चल रहा है, डिफाइनिंग अर्ली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. हमारा आखिरी सवाल इस सेक्शन में डॉक्टर, जो हमने पहले सर्वे में भी पाया था और आज लाइव क्वेश्चंस में भी बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है. अपार्ट फ्रॉम द स्पाइन, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या दूसरे जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है? Okay, so apart from spine, it does definitely affect other joints as well, and in that particularly large joints. Large joints क्या होते हैं? जैसे knees हो गया है, आपके ankles हो गए, hips हो गए, यहाँ पर भी ankylosing spondylitis जा सकता है या कभी-कभी वहाँ से शुरुआत हो सकती है. Hip involvement is seen in around 30% of patients with ankylosing spondylitis. Apart from the joints, ankylosing spondylitis sometimes can start in other organs. जैसे कि eyes में start हो सकता है,
और it could be the presentation symptoms, और it could happen in the existing patient जिसको proven ankylosing spondylitis है, उनमें से around 30 to 40% patient में at some time in their life they will have eye problem. It is important कि patient को ये पता होना चाहिए. जैसे मेरा एक patient है, वो eye doctor के पास गया था, but he did not tell the eye doctor that he has AS because he didn't think it's connected. When he came to me, he did not mention that he has been to the eye doctor because he could not connect these dots. So sometimes it can affect other organs like skin, जिसको psoriasis बोलते हैं, या intestine का problem हो सकता है, जिसको inflammatory bowel disease बोलते हैं. So remember, ankylosing spondylitis is not just about the spine; it can affect other organs as well. Thank you so much, Dr. Patil. I'm sure सब अग्री करेंगे कि डॉक्टर पाटिल ने कितने स्पष्ट शब्दों में हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में समझाया है. इसके बाद हम आप सब फाइटर्स और वॉरियर्स के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करना चाहेंगे. शायद ये सब आप सब की कहानी है. तुमको बोलो एक स्टोरी मेरे लाइफ से डिराइव्ड. ये बात है तब की जब एंग स्पॉन अराइव. मैं थम गया, रुक गया, बिना कोई क्लू, थका, एग्जॉस्टेड, स्ट्रगलिंग टू मूव. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कहानी सिर्फ पेन और स्टिफनेस पे खत्म नहीं होती, और मेरी कहानी तो अब शुरू हुई है. Ankylosing spondylitis, सुन मेरी न्यूज़, आगे बढ़ते रहना, that's what I choose. Stooping I refuse, I'll fight the fuse. Ankylos है नाम, ना कोई illusion, मतलब है गहरा, इसे कहते spinal fusion. पर्दे के आड़, आंखों परे, आ गया टाइम, चलो कुछ करे. सुन ले एंग स्पॉन, मैंने जानी तेरी चाल, शिद्दत से लड़ूंगा जो भी हो हाल. अगर सवाल है फ्यूजन तो जानूंगा फ्यूजन, सीखूंगा फ्यूजन. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सुन मेरी न्यूज़, स्टूपिंग आई रिफ्यूज, I'll fight the fuse. So all you warriors out there, I would like to say once again, लड़ोगे तो जीतोगे. Join the fight. इसके साथ हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, जो है एक्सरसाइज इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. इस टॉपिक पे हमें बहुत सवाल पहले भी मिले हैं सर्वे में, एंड अभी भी लाइव क्वेश्चंस में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एक्सरसाइज पे. तो शायद ये पॉसिबल ना हो कि हम आज सारे क्वेश्चंस एड्रेस करें. हम कुछ सवाल डेफिनेटली आज डिस्कस करेंगे, एंड रिमेनिंग नेक्स्ट वेबिनार में, जो है 17 मई को, भूलिएगा मत, नेक्स्ट संडे इसी समय फिर से लॉग इन जरूर करिएगा आपके सारे सवालों का जवाब पाने के लिए. तो एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मैनेज करने के लिए. तो फिर से आ गया पोल का टाइम. चलिए आपसे पूछते हैं एक और सवाल. तो अब एक पोल आपके सामने फ्लैश होगा. आपको सबको लगता है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मैनेज करके बेटर लिव करने में? प्लीज वोट करें. वोटिंग अब शुरू है, और आपके सवाल भी बाद में वोटिंग करने के बाद जरूर टाइप करें इस सेक्शन के लिए. अभी भी सब लोगों ने वोट नहीं किया है. सारी अटेंडीज प्लीज ज्वाइन इन एंड वोट. तो ये रहा जवाब. So as expected, 94% of the warriors do think that exercise is very, very important to manage ankylosing spondylitis better. तो चलिए फिर हम इस important topic के ऊपर बात करना शुरू करते हैं. डॉक्टर आकेरकर की एडवाइस लेते हैं. डॉक्टर आकेरकर, आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पे. एक्सरसाइजेस किस तरीके से हेल्प करते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज. आपने आपके डॉक्टर से, आपके दूसरे एएस के वॉरियर से, इंटरनेट पे सब लोग ने जरूर पढ़ा रहेगा कि एंकीलोजिंग में एक्सरसाइज एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है.
लेकिन कभी आपने सोचा कि एग्जैक्टली क्यों ये ऐसा जरूरी है और ये कैसे मदद करता है? तो आज जानते हैं एग्जैक्टली इससे फायदा क्या होता है और ये एंकिलोजिंग के प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकता है। एंकिलोजिंग में बेसिकली क्या होता है, तो जोड़ों में सूजन आ जाती है। कौन से जोड़ में? तो ये सेक्रोइलियक जॉइंट और ये वर्टिब्रे के जॉइंट्स है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो जॉइंट्स, और जो ये रिब्स अटैच होती है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी को, उन जॉइंट्स में। अब जब भी बॉडी में कोई भी जॉइंट में सूजन आ जाती है तो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है। अगर कोई जॉइंट में सूजन है, उसका मूवमेंट कम रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसका दर्द कम हो जाता है और उसको जो भी इरिटेशन है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए ये मूवमेंट बॉडी कैसे कम करती है, तो समझो ये जॉइंट है, जो सूजन, जिसको सूजन है, उसके ऊपर जो मसल्स रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पाज्म में जाते हैं और उस जॉइंट की मूवमेंट को कम कर देते हैं। तो सेम चीज अगर आप ये कमर में देखोगे, जब यहाँ पे सूजन होगी तो ये जो यहाँ पे जो मसल्स है वो स्पाज्म में चले जाते हैं, टाइट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पीठ को ऐसा झुका देते हैं अर्ली फेज में। अभी जब ये मसल्स स्पाज्म में जाते हैं, उसी के वजह से स्टिफनेस काफी होता है। जो जोड़ों की सूजन है और ये मसल का स्पाज्म, दोनों पेन और स्टिफनेस करता है। जोड़ों की सूजन के लिए तो हम लोग ऑब्वियसली मेडिसिन चला रहे हैं। मसल स्पाज्म का क्या करेंगे? तो जब एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये स्पाज्म उसके वजह से रिलीव होता है और स्टिफनेस, पेन कम होता है। इसके लिए सुबह आप उठते हो तो काफी स्टिफनेस होती है, जैसे आप स्ट्रेचेस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो धीरे धीरे स्टिफनेस कम होती है। ये है अर्ली फेज की बात। जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होता है, तो क्या होता है, तो इन जो जॉइंट्स है, जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी और उसके बाजू के फाइबर्स, लिगामेंट्स है, उनमें एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और ये जो झुकाव है ये परमानेंट होने लगता है। अगर समझो यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन अगर ये मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे और रोज ये कमर की, पीठ की मूवमेंट, एक्सरसाइज होती रहेगी, तो क्या लगता है आपको कि ये झुकाव होगा? नहीं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पीठ, कमर झुकी रहेगी और कैल्शियम डिपॉजिट होके ये झुकाव परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करोगे तो अगर कैल्शियम डिपॉजिट भी होता है तो भी कमर झुकी हुई नहीं होगी, डिफॉर्मिटी नहीं होगी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो ये रीजन है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। इसके साथ हिप्स के वगैरह जॉइंट्स में क्या होता है, जो बैक के जॉइंट छोड़कर बाकी जॉइंट्स में क्या होता है, उनमें भी सूजन आ जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसके आजू बाजू के जो इर्द गिर्द मसल्स है वो वीक हो जाते हैं और वीकनेस की वजह से फिर वो बॉडी वेट नहीं लेते हैं, जॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है और जॉइंट ज्यादा दर्द करता है और लॉन्ग रन में ये मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट को अंदर से डैमेज हो जाता है और एक्सरसाइज नहीं रहेगा तो मूवमेंट जॉइंट की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, दोनों। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकेरकर, आपने बहुत ही सरलता से ये समझाया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सी तरह की एक्सरसाइजेस करना जरूरी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के लिए? जैसा हमने अभी ये जाना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कहते हैं, जिससे स्पाज्म कम होता है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है। स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी ऑब्वियसली जरूरी है। जैसा मैंने बोला, मसल्स वीक होते हैं और वीक मसल्स लोड नहीं ले सकते तो पेन, डिसेबिलिटी और बढ़ जाती है। तीसरी बात, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस भी लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है, जो हर एक में जो जरूरी होते हैं उसके लिए। और लास्टली, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जो पर्टिकुलरली पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए, हिप के लिए, नी के लिए, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो जॉइंट की मूवमेंट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए कट डाउन हो सकती है। तो ये चारों टाइप के एक्सरसाइजेस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है वापस से लॉकडाउन के अराउंड। तो बहुत सारे पेशेंट्स ने ये पूछा था कि हम ये लॉकडाउन के टाइम किस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या हम ये घर में कर सकते हैं? एंड अभी मैं लाइव चैट में भी देख रही थी, तो ये भी सवाल है कि क्या हम वॉकिंग के लिए जा सकते हैं कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग? तो इस पे आप थोड़ा सा प्लीज इलैबोरेट करें। देखो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो मेजॉरिटी जो एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह,
वो फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है, उसमें कुछ ज्यादा मशीन्स नहीं लगती है, जिम का कुछ ये नहीं है। तो ये सभी एक्सरसाइज, ऑलमोस्ट 95% एक्सरसाइजेस आप घर पे भी कर सकते हो। इसमें फ्रैंकली क्या चाहिए, तो मशीन नहीं, डेडिकेशन चाहिए, खुद का ध्यान रखना है। लॉकडाउन हो ना हो, एक्सरसाइजेस कंपलसरी रोज होने हैं। तो घर में आप शेड्यूल बना दीजिए, कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, मे बी आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर है, उनसे कुछ जूम रिलेटेड डेली क्लासेस वगैरह ऐसे कुछ कर सकते हो जिसमें आपका एक्सरसाइज रेगुलर हो। वो नहीं तो आपके फ्रेंड्स हो या बाकी एस वॉरियर व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह हो, तो आप 5-6 लोग मिलके एक ग्रुप बना लीजिए और रोज सुबह फिक्स टाइम पे ये एक्सरसाइज करिए। जब ग्रुप में होगे तो ज्यादा चांस है कि आपके एक्सरसाइज मिस नहीं होंगे। लेकिन ये सभी एक्सरसाइज करने हैं और घर में ये डेफिनेटली कर सकते हो। जो नीचे जाने की बात है, देखो ये एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग रख के नीचे आप जा सकते हो, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। काफी लोगों का ये कहना है कि आप चले गए तो काफी सारे लोग नीचे उतरेंगे, उसमें से काफी सारे मास्क पहनेंगे भी नहीं और काफी सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखे भी नहीं। तो फिलहाल के लिए बेस्ट होगा आपके लिए कि नीचे जाना अवॉइड करो, घर में ही आप आराम से ये पूरे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। स्पॉट रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग, पूरा फुल फ्लेज रनिंग नहीं, जॉगिंग, स्पॉट जॉगिंग घर पे कर सकते हो। ओवर टू यू। तो अगला सवाल, क्या एक्सरसाइज करने से फ्यूजन रिवर्स हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। फ्यूजन सबसे पहले एग्जैक्टली क्या होता है, जैसा हमने जस्ट थोड़ा देर पहले ही देखा, लॉन्ग टर्म में एंकीलोजिंग में क्या होता है, तो ये जो लिगामेंट्स है इनके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और जो रीढ़ के जॉइंट्स है वो भी स्टिफ होके लिटरली मूवमेंट उनकी बंद हो जाती है, चिपक जाते हैं जॉइंट्स। तो इसको हम लोग मेडिकली फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो है, ये प्रोसेस एक्सरसाइज से हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, उसके चांसेस थोड़े डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और सेकंड, फ्यूजन गलत पोजीशन में, ऐसे झुकाव के पोजीशन में ना हो, ये डेफिनेटली एक्सरसाइज से देख सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी बैक का मेंटेन कर सकते हैं। मैंने तो देखा है, आपने भी शायद देखा रहेगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस जिनमें कहा जाता है कि ट्रीटमेंट से हम लोग रिवर्स कर देंगे फ्यूजन। तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें काफी सारे पेशेंट्स के वीडियोस दिखा जाते हैं जिसमें पेशेंट स्टार्ट में आता है तो ऐसे झुका हुआ आता है और 6 महीने के बाद दिखाया जाता है कि उसकी कमर सीधी हो गई। तो ये कैसे होता है? जो मैंने बोला, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर्स है जो अर्ली फेज में रहते हैं, उनमें जॉइंट में सूजन के वजह से मसल स्पाज्म में जाते हैं। मसल स्पाज्म के वजह से क्या होता है, तो ये झुकाव हो जाता है। तो तब फोटो निकाली जाती है, दिखाया जाता है कि अरे कमर में देखो कितना झुकाव है। और पेशेंट मेरे पास आ गए, मैंने ट्रीटमेंट दे दिया, एक्सरसाइज दे दिया, जॉइंट की स्वेलिंग कम हो गई, मसल की स्पाज्म कम हो गई, तो स्पाज्म कम हो गई तो पीठ सीधी हो गई। तो 6 महीने बाद फोटो दिखाया जाता है और बोला जाता है कि देखो इसका फ्यूजन हम लोग ने ट्रीटमेंट से ठीक कर दिया। तो ये गलत बात है, ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये कमर्शियल ड्रिवन बात है। तो इसके झांसे में मत आना। अगर फ्यूजन कोई आपको बोलता है रिवर्स किया, तो उसको बोलो पहले का एक्सरे दिखाओ, एक्सरे में कैल्शियम डिपॉजिट हुआ दिखाओ, बाद का एक्सरे दिखाओ, उसमें दिखाओ कि एक्सरे में एक कैल्शियम पहले का चला गया और वो दोनों एक्सरे एक ही आदमी के होने चाहिए। तो इस झांसे में मत आना। और ये डेफिनेटली इंटरनेट और यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेरी मच देयर। थैंक यू डॉक्टर आकिरकर, ये आई थिंक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग नहीं तो कभी कभी बहलावे में आ जाते हैं एंड गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये सब गलत गलत बातें सुन के। तो हम चले हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हम सिर्फ एक्सरसाइज से एएस को मैनेज कर सकते हैं कि और भी कुछ जरूरी है? इसके लिए मैं एक प्लेन सिंपल बात कहना चाहूंगा, आप कोई भी चीज, सिर्फ एंकिलोजिंग भी वैसा ही है कि सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। क्या क्या आएगा इसमें? एक प्रॉपर मेडिसिन, ऑब्वियसली जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बनी हुई, ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं। सेकंड, एक्सरसाइज। थर्ड, पॉजिटिव एटीट्यूड। बिलीव मी, हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, डाइट भी काफी लोगों में काफी हद तक फायदा कर रहा है।
तो ऑल दिस पुट टुगेदर आप अच्छे हो सकते हो। जैसा मैंने अभी बोला कि ये भी इंटरनेट पे काफी सारे लोगों का अवेलेबल है, फिजियोथेरेपिस्ट है जो बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, 3 महीना रहो, इतना इतना स्पेंड करो, आपका एंकिलोजिंग अच्छा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्टली आपने कुछ एस वॉरियर्स भी देखे रहेंगे जिन्होंने बोला है कि एक्सरसाइज से उनका काफी अच्छा हुआ है। तो इसमें दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक बात कि काफी लोगों का एंकिलोजिंग काफी कम रहता है, एकदम माइल्ड रहता है, जो थोड़ी सी मेडिसिन और एक्सरसाइज में भी सेटल हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या इंपॉर्टेंट है जानना और समझना कि कोई भी दो पेशेंट, दो वॉरियर्स एक जैसे नहीं रहते हैं। किसी एक आदमी का एक्सरसाइज से अच्छा हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि 100 में से बाकी 100 लोगों का एक्सरसाइज करके ही अच्छा होगा। तो नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल है, मेडिसिन, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिसिन और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब करो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने का चांसेस मैक्सिमम है। दूसरी और एक बात, एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि अगर मैं कभी कुछ गलत चीज मार्केट से लाऊं तो भी मैं जस्टिफाई तो जरूर कहूंगा, मैं बहुत से बार एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने गलती की है, मैं जस्टिफाई करते रहूंगा। जैसे अभी एक प्लेन सिंपल एग्जांपल दूं तो अभी लास्ट वीक ही मैंने एक पेशेंट देखी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी। वो मुझे बोली आके कि मैंने पूछा कि कितने साल से क्या ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं नेचुरोथेरेपी, डाइट और एक्सरसाइज से बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने पूछा कि ठीक है, आप बहुत अच्छी हो तो अल्टीमेटली मेरे पास क्यों आई हो, क्योंकि आप तो बोल रही हो आप बहुत अच्छी है। नहीं नहीं सर, क्या हुआ, लास्ट 3 महीने से मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, उठ नहीं सकती हूँ। अभी ये आप मेरा एक्सरे देखिए। अभी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई थी और उन्होंने बोला है घुटना इतना खराब हो गया है कि उसको ऑपरेशन लगेगा। तो देखो, गलती तो ऑब्वियसली थी, ये ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें किसी को ब्लेम करने का कुछ नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर ये स्टेज तक वो आ गई थी, दैट मीन्स ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑप्टिमम नहीं था, उसको और भी अच्छा से हम लोग कर सकते थे। तो सिर्फ किसी ने बोला एक्सरसाइज से सब ठीक होता है, इसके लिए उसके फेस वैल्यू पे मत जाना, पूरी ट्रीटमेंट करना। अगर पूरी कर सकते हो तो उसमें से 25% करके क्यों सोचे कि हम लोग सिर्फ अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डॉक्टर आकिरकर। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें कभी-कभी बहुत सडनली पेन इंक्रीज हो जाता है, या जिसे हम फ्लेयर्स कहते हैं। तो क्या पेशेंट्स फ्लेयर्स के दौरान भी एक्सरसाइज उन्हें करना चाहिए? देखिए, जब फ्लेयर बहुत ही सीवियर हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज नहीं करने हैं। NSAIDs वगैरह लेके पहले फ्लेयर को कंट्रोल करना है। अगर फ्लेयर बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, मैनेजेबल है, तो एक्सरसाइज करने हैं। अगर आप समझो 100% एक्सरसाइज करते थे तो उसको स्केल डाउन करके 40%, 50% जितना मैनेज होता है उतना करना है, लेकिन एक्सरसाइज पूरे बंद नहीं करने। तो आप कैसे है, मैं ये मुझे बोलने के लिए आसान है, लेकिन आपको आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से आप पहचानते हो। आप काफी साल से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप आपकी बीमारी को ज्यादा अच्छा से पहचानते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप करो कि असेस खुद से करे कि कितना है और क्या मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सीवियर है, नहीं करना है एक्सरसाइज, माइल्ड है, मैनेजेबल है, करो, लेकिन 100% नहीं, 40-50% करो, और जैसे सेटल डाउन हो जाए वापिस उसको 100% बढ़ाना है डेफिनेटली। हम एक दो लाइव क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर आकिरकर। किसी ने ये पूछा है कि दिन में एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए, 1 या 2 बार? प्रिफरेबली ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, एंड मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। उतना करेंगे तो आइडियली ऑप्टिमल है। 2 बार एकदम ही नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट 1 बार तो करना है, लेकिन अगर 2 बार कर सको तो बहुत अच्छा है। और रात को सोने से पहले बेसिक स्ट्रेचेस, पूरा एक्सरसाइज नहीं, अगर बेसिक कुछ स्ट्रेचेस रात को सोने से पहले अगर कर सकते हो आप, तो जो रात में नींद खुलती है, रात में करवट बदलने में तकलीफ होती है, वो आप खुद नोटिस करोगे कि कम हो जाती है। तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में, ये लाइव क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम इन द डे टू एक्सरसाइज? कौन से समय पे एक्सरसाइज करना चाहिए पेशेंट्स को आइडियली? सी, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इज मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग में काफी बार क्या होता है कि स्टिफनेस काफी रहता है, पेन काफी रहता है। तो मॉर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, लेकिन मॉर्निंग में कब, वो आप खुद अपने बॉडी के हिसाब से डिसाइड करो। उठते ही शायद पॉसिबल नहीं होगा,
लेकिन थोड़ी देर के बाद दिस रिमेन्स द बेस्ट टाइम। और वो सुबह का एक्सरसाइज करोगे तो थोड़े दिन में आप भी रियलाइज करोगे कि जो मॉर्निंग का स्टिफनेस है वो ये एक्सरसाइज से अच्छा खासा कम हो जाता है। तो समझो किसी का स्टिफनेस अगर कोई बोलता है मैं 6 बजे उठता हूं और 11 बजे तक स्टिफनेस रहता है, तो अगर एक्सरसाइज रेगुलर चालू करे और जल्दी नहाए तो शायद वो नेक्स्ट टाइम से 1-2 महीने के बाद बोलने लगे कि 6 बजे उठता हूं लेकिन 8 बजे तक कंफर्टेबल हो जाता हूं। तो ये शॉर्ट फेज में, अर्ली फेजेस में डिफिकल्ट होता है करना, लेकिन जैसे करते जाएंगे वैसे एक्चुअली ये ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या, वो आप अपने बॉडीज के हिसाब से डिसाइड कीजिए। थैंक यू डॉक्टर आकिरकर। एक्चुअली बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज पे बाकी है जो हम आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं सबको याद दिला दूं कि नेक्स्ट संडे को ये वेबिनार फिर से है सेम टाइम पे। आप लोग प्लीज ज्वाइन करें और आपके सारे सवाल जो अभी अनआंसर्ड है वो हम उस टाइम पे जरूर लेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये सेशन अधूरा सा रह जाएगा। तो वो है ट्रीटमेंट। तो क्योंकि ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मैनेजमेंट का। डॉक्टर पाटिल आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर कोई रह जाए, जैसे मैंने कहा, कोई सवाल अगर रह जाए तो हम नेक्स्ट टाइम उसको फिर से इंक्लूड करेंगे, तो आप क्वेश्चंस टाइप करना ना भूलें। तो डॉक्टर पाटिल आपके लिए पहला सवाल ट्रीटमेंट रिलेटेड। तो आपके पास जब पेशेंट पहली बार आता है तो आपका ट्रीटमेंट गोल क्या होता है इस पेशेंट के लिए? Okay, so let's start with this question. So most important goal, मेरा first goal होता है कि पेशेंट को सिम्टम फ्री करना है, पेन में से बाहर निकलना है। तो उसके लिए जो भी दवाई यूज करने की जरूरत पड़े वो करते हैं, और सिम्टम रिलीफ होने के बाद में पेशेंट गेन कॉन्फिडेंस एज वेल इन द ट्रीटमेंट, and there are higher chances they would continue the treatment. So this is the most important and basic thing which we aim on the first visit. उसके बाद में मेरा प्लान्स जो रहते हैं, आई लुक एट 4 थिंग्स विच आई लुक एट मोर एज अ लॉन्ग टर्म थिंग विच वी विल बी फोकसिंग। एक तो हम पहले दिन से ही सोचना चालू कर देते हैं कि हम इस पेशेंट का फ्यूजन, जो प्रोग्रेशन ऑफ जॉइंट का डैमेज है, स्पाइन का डैमेज है, उसको कैसे रोक सकते हैं। दूसरा होता है कि इसका फिजिकल फंक्शन प्रिजर्व करना है। तीसरा, अगर दे हैव वर्क एब्सेंटिज्म, मतलब काम पे जाने में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो हम उस पेशेंट को इस पोजीशन में कैसे ला सके कि वो बिना किसी तकलीफ के काम पर जा सके रेगुलरली। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द हाई quality of life, so not just the work or pain related but the personal life as well to improve. So all these things we take into account and design a treatment option accordingly for this patient. This is how ideally it should happen. Okay. अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है ये सारे चीज में। तो काफी बार ये देखा गया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाए या ऑर्थोपेडिक के पास जाए। पेन जो सबसे पहला सिम्टम होता है, उसके कारण बहुत बार ये होता है कि वो ऑर्थोपेडिक के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या आप ये बताएंगे कि कब पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए एंड कब ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए? ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक स्टडी भी किया था हमारे पेशेंट्स के ऊपर जो हमारे क्लिनिक में आते हैं, और इट सीम्स कि मेजॉरिटी लोगों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट वी सी इन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनके जनरल फिजिशियन होते हैं, या फिर कुछ लोगों में कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, बट इंडिया में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां जाकर डायग्नोसिस हो जाता है। अगर पेशेंट्स को एक्सेस है रूमेटोलॉजिस्ट को, माइंड यू इंडिया में रूमेटोलॉजिस्ट वाइडली अवेलेबल नहीं है, रिमोट एरियाज में भी नहीं है, तो अगर एक्सेस है तो देन आइडियल सर्कल शुड बी कि डायग्नोसिस के बाद केयर शुड गेट शिफ्टेड टू रूमेटोलॉजिस्ट, और इन एट सम पॉइंट उस पेशेंट के जर्नी में अगर उनको अनफॉर्चुनेटली जॉइंट डैमेज हो जाता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए या किसी फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के लिए वी इन्वॉल्व द ऑर्थोपेडिक सर्जन अगेन। दिस इज हाउ इट शुड बी। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेंड होते हैं सर्जिकल एस्पेक्ट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीट करने में।
और रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल एस्पेक्ट के लिए होते हैं. तो मेजॉरिटी पेशेंट नीड मेडिकल ट्रीटमेंट and the rheumatologists are particularly trained in using new drugs like biologics. इसके बारे में उन्हें काफी जानकारी होती है. तो wherever possible patient should decide accordingly what is the help available locally for them and what stage of the disease they are at. So for the medical treatment they should be under regular follow up with a rheumatologist, and if they develop surgical problem at that point they should go back and see their orthopedic surgeon again. तो चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ. तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट करने के लिए क्या-क्या अलग-अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती है? प्लीज आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए. ओके, सो पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में, और हमारा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कुछ बड़ा है. 10 साल पहले हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिस तरह से ट्रीटमेंट करते थे उससे अभी ट्रीटमेंट काफ़ी कुछ अलग तरीके से हो रहा है. सो दिस हैज़ बीन द चेंज हैज़ बीन फॉर गुड. Most important aspect of treatment, first thing we ask patient is stop smoking and exercise regularly, as Dr. Kerker has mentioned. So ये दो चीजें जनरल हेल्थ एडवाइस नहीं है. रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू दिस इन ट्रीटमेंट सेक्शन. So stop smoking and exercise are part of a treatment, not general health advice in the case of ankylosing spondylitis. It may be the case in other diseases, but यहाँ पर ये part of the treatment है. Physiotherapy, swimming, these are all important things to be aware of. और smoking के बारे में I would tell you that it is little different than alcohol. Alcohol में you reduce the quantity gradually and then you get rid of that habit. Smoking is very difficult, one of the most difficult habit to get rid of. और इसमें all or none rule होता है. Usually you have to just give up smoking completely one fine day, and then that's how you can give up. Cutting down doesn't really help much in smoking. So I often tell my patient, मैं अगर ये पूछता हूँ और बहुत लोग बोलते हैं मैं सोशल स्मोकर हूँ या सिर्फ ऑफिस में या इस तरह से. So for me only there are two types of smoker. So one is smoker and another one is non-smoker. So there is no category in between. Regarding the medical treatment, we have 3 different types of drugs available. So one is the NSAIDs, which is the anti-inflammatory painkillers. Another one is DMARDs, which is the disease-modifying drugs. And the third one is the biologics, which are the newer type of drugs. So NSAIDs or anti-inflammatory painkillers, they are not simple painkillers. They are a little different. They do have some disease modifying property. So ये दवाइयों में थोड़ा disease modifying property भी है. It does stop new bone formation. It does help to reduce the chances of getting fusion. That's why it is the first line of treatment. No matter what part of the world you go, you will be given NSAIDs as a first line treatment. Then the disease modifying drugs are the sulfasalazine, methotrexate. These are the drugs we use particularly for peripheral arthritis. Biologics are available in the form of injection. There are 2 type के biologics होते हैं. One is the anti-TNF inhibitor and another one is IL-17 inhibitors used in the treatment of ankylosing spondylitis. But remember, everyone doesn't need all these medication. You may need just only NSAIDs, or you may just need DMARDs, or some people will need biologics. It all depends on the stage of the disease you are at and the severity. थैंक यू डॉक्टर. तो हमारा नेक्स्ट सवाल, आपने जैसे बताया अलग अलग तरह की दवाइयां हैं एंड पेन किलर्स या जिनको एनसेड्स कहा जाता है. पेशेंट्स को ये लगता है कि शायद पेन किलर्स अच्छी नहीं है दवाई एंड दे आर नॉट श्योर कि इसको लॉन्ग टाइम तक लेना चाहिए कि नहीं. तो पेशेंट्स हमेशा सोचते हैं कि क्या हम इसको अवॉइड करें, या डॉक्टर ने हमको 2 बार लेने बोला है तो क्या हम इसे 1 बार ले लें सिर्फ. ओके, सो जनरली इंडिया में मेरी जो इंडिया में प्रैक्टिस हुई है अभी तक, उसमें मैंने देखा है कि हमें दवाइयों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती है. हमने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज सुनी होती है, उसकी वजह से भी होती है. पर्टिकुलरली एनसीआइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां. सो वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट इन दिस सेशन.
So as I said earlier, it is a first line treatment in all the patient unless contraindicated, unless कोई particular reason की वजह से हम उन्हें नहीं दे पाते हैं. तो majority of the patient we start them with NSAIDs. They work very well in the majority of patients. It helps to halt the misery of the patients and the symptoms relief हो जाता है, patient normal life जीने के position में आ जाता है. दूसरा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने लिखा था कि एक पेशेंट ने बताया कि माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू टेक 2 टैबलेट्स बट आई टेक 1 टैबलेट. ये भी काफी सारे पेशेंट इस तरह से करते हैं. उन्हें लगता है कि मैं कम दवाई लेकर हमारा टॉक्सिसिटी का रिस्क कम कर दूंगा. सो इट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई कंसर्न है आपकी दवाई के बारे में, सो यू शुड डिस्कस विद डॉक्टर. यू शुड नॉट हाइड द इंफॉर्मेशन. क्या होगा कि आपका डॉक्टर समझेगा कि आप दवाई बराबर से ले रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दे विल कीप इंक्रीजिंग द डोज एंड व्हिच यू विल पुट योरसेल्फ एट हायर टॉक्सिसिटी. So this is very important. You should not play with the prescription. Either you should follow completely, or if you have concern, you should discuss with your doctor. The last part is about the safety of NSAIDs. क्या ये दवाई safe है long term में? So it's a big S as long as you are having regular monitoring. So you need to understand जो दवाई किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है उस पर डिसाइड होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है. इन जनरल पॉपुलेशन पेन किलर्स लेना रेगुलरली इज हार्मफुल, राइट, फॉर एनी ट्रिवियल रीजन. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए NSAIDs ले विथ रेगुलर मॉनिटरिंग. What is harmful is कि दवाई लेना और मॉनिटरिंग नहीं करना. हम बहुत बार स्टोरी सुनते हैं कि पेशेंट को दवाई लेकर ये साइड इफेक्ट हो गया या उस तरह से किडनी खराब हो गई. जैसे मेरा एक पेशेंट है, वो अभी मुझे रिसेंटली दिखाने आया था. तो ही हैज बीन टेकिंग सम मेडिसिन फॉर लास्ट 15 years. उसमें स्टीरॉइड्स और पेन किलर थे. उसने वो पर्चा जो था उसको लैमिनेट करके रखा था. 15 year पहले वाला प्रिस्क्रिप्शन वो लेके जाता था एंड रेगुलरली दवाई ले रहा था. तो ऑफकोर्स उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं. बट व्हाट हैपेंस, ही विल टेल द हाफ स्टोरी और यू विल हियर हाफ स्टोरी कि एलोपैथी दवाई लेकर ये नुकसान हो गया या वो नुकसान हो गया. सो और बहुत बार लोकल डॉक्टर से भी हमें बराबर सलाह नहीं मिलती है. पर्टिकुलरली NSAIDs के बारे में बताया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म सेफ नहीं है. तो एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर and who understands the monitoring of these drugs, then it is perfectly safe to take long term, as long as even 2 years continuously देते हैं, जिससे ये disease आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं. I think हमारे पास एक slide होगा. Can you put up a slide? Yes, I will definitely put that up. हाँ, तो जस्ट टू एम्फसाइज दिस पार्ट कि ये सिर्फ मैं या डॉक्टर अकेरकर नहीं बोल रहे हैं. इस पर काफ़ी कुछ स्टडी हुई है वर्ल्ड वाइड और तभी हम इतना कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं. जैसे ये बहुत बड़ा स्टडी है, काफ़ी पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे. इन्होंने मॉनिटर किया कि लोगों को जो लगता है कि NSAIDs या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने की वजह से क्या हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम या किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. इस स्टडी में क्लियरली, ऐसे बहुत सारी स्टडीज है बाय द वे, क्लियरली बताया गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस NSAIDs हैव अ प्रोटेक्टिव रोल. सो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. जो लोग कंटिन्यूअसली फॉर 24 months तक ले रहे थे NSAIDs, उनमें कम मात्रा में हार्ट के प्रॉब्लम्स और किडनी के प्रॉब्लम्स दिखाई गए हैं कंपेयर टू दोज हु टेक ऑन डिमांड और इरेगुलरली. So it is perfectly safe to take as long as, again very important to have monitoring by a qualified doctor. तो हमारा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर पाटिल ये है कि क्या स्टीरॉइड्स भी यूज होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि एलोपैथी में डॉक्टर सिर्फ स्टीरॉइड्स देते हैं और उस वजह से वो ये पेशेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एलोपैथी लेना प्रेफर नहीं करते हैं. वो वेट करते हैं जब तक उनका बीमारी बहुत बढ़ जाता है, तभी वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं. Particularly, steroids are not used regularly in the treatment of ankylosing spondylitis. कुछ पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिनका बीमारी सीवियर है, जिनमें अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जैसे आईज है या इंटेस्टाइन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है.
यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, या कभी कभी इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन एज इन इस जॉइंट में इंजेक्शन दिया जाता है स्टीरॉइड्स का, बट ये इट इज नॉट अ नॉर्म, नॉट रेगुलरली यूज स्टीरॉइड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट में एक अटेंडी ने ये लिखा है, विवेक आपने लिखा है, इज माय क्वेश्चन इररिलेवेंट मैम? नहीं विवेक, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपने जो 2 सवाल पूछे हैं वो आज हम नहीं कवर करने वाले हैं, पर डेफिनेटली हम नेक्स्ट संडे को ये क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आपने डाइट के बारे में पूछा है एंड नेक्स्ट संडे को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेशन होगा डाइट के बारे में। तो अभी हम वापस डॉक्टर पाटिल को पूछते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉइड्स के बाद डॉक्टर पाटिल क्वेश्चन है, ये डीमार्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, so DMARD means disease modifying anti rheumatic drugs. So in simple words, ये disease modifying drugs है, ये painkillers नहीं है, ये steroids नहीं है. So this is important that this is not steroid, not painkiller. ये अलग class of drugs है, जैसे antibiotics is a class of drugs. Similarly, we can say we have disease modifying is a class of drugs. It should be used regularly, not SOS basis, not as required basis or on demand basis. बहुत सारे पेशेंट अगर उन्हें ठीक लग रहा है तो वो दवाई बंद कर देते हैं, तो डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स उस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। ये डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स का पर्पस है कि ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है। मेथोट्रेक्साइड, सल्फासेलेजिन ये डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स है जिनको हम कन्वेंशनल डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं। बायोलॉजिक्स को हम न्यूरो टाइप ऑफ डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं। और देयर इज अ नीड फॉर रेगुलर ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग। तो ऐसे नहीं है कि आपने डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और 2 साल लेते रहे दवाई, तो इसके लिए रेगुलर ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। तो आपने जैसे कहा बायोलॉजिक, तो हमारा नेक्स्ट सवाल बायोलॉजिक्स पे ही है कि ये बायोलॉजिक थेरेपी किस तरह की थेरेपी होती है, क्या इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड ये दूसरी जो दवाइयां आपने बताई एनसेड्स और डीमार्ड्स, इनसे क्या अलग करती है? ओके, सो बायोलॉजिक्स एक काफ़ी हॉट टॉपिक है आजकल। बहुत बार पेशेंट्स भी इंटरनेट पर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोकल डॉक्टरों को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती है, उस वजह से भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हम कंसिडरिंग द लिमिटेड टाइम अवेलेबल, हम जितना कवर कर सकेंगे उतना हम कोशिश करेंगे। सो बायोलॉजिक ये रिलेटिवली नई दवाई है, बट नई है तो उतनी नई भी नहीं है कि जस्ट कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है। 1999, so since 1999 these medication are being used in the treatment of various rheumatic diseases. So ये रिसर्च मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे रिसेंटली मेरे एक पेशेंट को उसके लोकल डॉक्टर ने बता दिया, अरे ये रिसर्च वाली दवाई है, मत लो, बहुत साइड इफेक्ट हो गए। तो इट इज नॉट अ रिसर्च मॉलिक्यूल, ये स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी है। Just because your local doctor is not aware, it doesn't mean that it is a research molecule or it is not a standard of therapy. ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी सालों से यूज किया जा रहा है। इंडिया में अभी पॉपुलर हो रहा है पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि यहाँ पर अभी उसके रेट्स कम हुए हैं और बहुत सारे लोग यूज करने लग गए हैं। ये कैसे अलग होता है रेगुलर दवाई से? तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को टारगेट करता है अपने इम्यून सिस्टम के। सो हमारे इम्यून सिस्टम में एक महाभारत चल रहा होता है, देयर आर गुड गाइज एंड बैड बॉयज। सो प्रोटीन्स है, तो इनमें से कुछ प्रोटीन्स है जो कौरव है, बहुत ज्यादा है, तो और वो प्रमोट करता है इन्फ्लेमेशन। कुछ प्रोटीन्स हैं जो कम मात्रा में है, बट दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स। तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स तो बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास उसके लिए कोई दवाई नहीं है, बट हमारे पास इनफ दवाइयाँ अभी मौजूद है जो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स को नॉक डाउन कर देंगे। तो इट्स लाइक गेटिंग रिड ऑफ ऑल द कवरव्स इन सिंपल वर्ड्स। सो हम ये स्पेसिफिक कंपोनेंट इम्यून सिस्टम का है उसको टारगेट करेंगे, रादर देन ब्रॉडली अफेक्टिंग मेनी एरियाज ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसे स्टीरॉइड्स, मेथोट्रेक्साइड, इस तरह की दवाई होती है। तो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। जैसे एंटी टीएनएफ एक बैड बॉय है, बैड प्रोटीन है, राइट, तो हम उसको नॉक डाउन करेंगे। तो इस तरह से होता है। ये बायोलॉजिक्स को बायोलॉजिक्स क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो ये दीज मेडिसिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स, ठीक है? तो इसीलिए उनको बायोलॉजिक्स कहा जाता है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है
जो हमारी रेगुलर दवाई जैसे पैरासीटामोल है, ये सिंपल केमिकल है. कंट्ररी टू दैट, दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. मैन्युफैक्चरिंग में काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. दैट्स व्हाई these medications are very expensive as well. It's very difficult to manufacture these complex proteins. इसीलिए इसके जेनेरिक्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे हमें नॉर्मल केमिकल्स के जेनेरिक्स अवेलेबल होते हैं. तो दूसरा होता है दे वर्क वेरी वेल, दे आर कॉस्टली, बट डजंट मीन कि उसके ज्यादा साइड इफेक्ट है. बहुत बार मुझे पेशेंट पूछते हैं अगर ये इतना महंगा दवाई है मतलब ये बहुत स्ट्रांग होगा, विच मीन्स कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे. तो दैट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू. Another important thing you should be aware about biologics is it should be used before the deformities occur. ठीक है, तो हमारे पास अभी भी इवन इन 2021 ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो डिफॉर्मिटीज को रिवर्स कर सकता है. हाउएवर हमारे पास इनफ दवाई है जो डिफॉर्मिटीज को डिले कर सकता है, प्रोग्रेशन को रोक सकता है. तो बायोलॉजिक्स हैव बीन लाइफ चेंजिंग इन मेनी पेशेंट्स. यस, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, प्रायर स्क्रीनिंग होना जरूरी होता है. बट कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्रग्स ये हमारे लीवर को या किडनी को डैमेज नहीं करते हैं. तो लॉन्ग टर्म यूज काफी सेफ है, बट इट हैज टू बी यूज्ड बाय अ डॉक्टर हु हैज अ गुड नॉलेज अबाउट दिस ड्रग्स, जिसका लंबा एक्सपीरियंस है दवाई का, और इसका मॉनिटरिंग के लिए भी उन्हें काफी जानकारी है. और ये सारी दवाइयाँ इज नॉट वन फिट फॉर ऑल. तो ये काफी लाइक डिजाइनर दवाइयाँ है इफ यू लाइक, और ये कुछ पेशेंट्स में चुन कर दी जाती है, और कौन सी दवाई कब यूज करना इसके लिए भी काफी एक्सपीरियंस लगता है. अब हम थोड़े से लाइव क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक के बारे में आ रहे हैं. तो एक क्वेश्चन निशान पूछ रहे हैं, शुड बायोलॉजिक्स एंड डीमार्ट्स बी नॉट टेकन टुगेदर? नहीं, ऐसा नहीं है. काफी बार हम बायोलॉजिक्स और डीमार्ट साथ में भी देते हैं. डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कभी कभी हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं कि बायोलॉजिक्स की क्षमता कम ना हो, इसलिए पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इन सम पेशेंट्स हम बायोलॉजिक्स और NSAIDs भी कंबाइन करते हैं. कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि उससे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में जहाँ पर लोग 3 या 6 महीने के लिए ही बायोलॉजिक्स ले पाते हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से. तो we do sometime combine, and there is no harm if your doctor thinks that is the best possible solution for you. अगला क्वेश्चन है प्रशांत की तरफ से, आउट ऑफ द 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस, NSAIDs, DMARDs और बायोलॉजिक्स, इन तीनों में से फर्स्ट किसको चुनना चाहिए एंड हाउ टू डिसाइड दैट? So it is very simple question. NSAIDs is the first line of treatment, no matter which part of the world you go, or this is of course depending on the patient situation, severity और ये सब. But usually majority patient में NSAIDs first use किया जाता है. And then second is like Western countries में directly they go to biologics after that, if possible. क्योंकि उसके लिए काफी एविडेंस है कि ये डिसीज प्रोग्रेशन को रोक सकता है. अदर ड्रग्स, डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स का डिसीज प्रोग्रेशन को पर्टिकुलरली रोकने में उतना अभी एविडेंस आया नहीं है. दे डू हेल्प विद सिम्टम्स, बट फ्यूजन रोक सकता है या नहीं उसके बारे में इतना अभी मालूमात नहीं है. विवेक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी इंश्योर अगेंस्ट बायोलॉजिक एक्सपेंडिचर सिंस इट्स एक्सपेंसिव एंड अनअफोर्डेबल फॉर ऑल? ओके, वेरी गुड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन. इसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहा है, एंड दिस इज वेयर आई विल एनकरेज कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जो है, पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन, ASWS जैसे ऑर्गेनाइजेशन में साथ में आकर काम करना चाहिए. वी नीड टू टॉक विद द इंश्योरेंस कंपनीज. एट द मोमेंट इट इज हिट एंड मिस. सम इंश्योरेंस कंपनीज डू कवर, सम डोंट कवर. सो इट इज अ क्वाइट बिग टॉपिक and which needs further discussion. Okay. एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. मनु ने ये पूछा है, इज बायोलॉजिक द फाइनल सोल्यूशन फॉर AS? इज देयर एनी चांस टू गेट रिड ऑफ AS परमानेंटली? ओके, सो देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और हम AS को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. बायोलॉजिक्स इज अ सेकंड लाइन थेरेपी. जैसे हमने बताया, फर्स्ट लाइन थेरेपी NSAIDs और डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स होती है, और फिर बायोलॉजिक्स आते हैं. बट बायोलॉजिक्स इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, एज इन देयर इज नॉट जस्ट वन बायोलॉजिक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिक्स. बहुत बार पेशेंट को एक बायोलॉजिक से रिलीफ नहीं मिलता है, तो वी गो टू द सेकंड और द थर्ड बायोलॉजिक्स. So there are many treatment options available. We should be hopeful.
Regarding the cure, it is little different disease as we have discussed earlier. ये डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसा नहीं है, सॉरी ये डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसा है, थोड़ा लंबे समय तक दवाई लेना है, बट मलेरिया टाइफाइड जैसे नहीं है कि एक फिक्स कोर्स है. बट आप बिना दवाई के भी रह सकते हो, जिसको रिमिशन बोलते हैं, ड्रग फ्री रिमिशन, और वैसा कंडीशन भी आ सकता है बहुत सारे पेशेंट्स में. ओके, ठीक है. सवाल बहुत सारे बाकी है, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं, और हमें और भी एक दो बातें करनी है सबसे. तो अटेंडीज प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आपके हम सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे. रिमेंबर टू लॉग इन नेक्स्ट संडे सेम टाइम, जॉइन द फाइट. अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन पे. हमने जैसे आपके लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय हम वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मंथ में चाहे तो भी आपसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, वैसे ही हमने आपके साथ और डिजिटल इनिशिएटिव शेयर करना चाहेंगे. ये हमने खास आप सब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस फाइटर्स और केयर गिवर्स के लिए बनाया है. Fight the Fuse along with Stand for AS and Ankylosing Spondylitis Welfare Society, इन्होंने ये टूल किट डेवलप किया है ताकि all you warriors out there can live better with ankylosing spondylitis. अभी तक जो दोनों डॉक्टर्स ने शेयर किया है उसमें से काफी कुछ इसमें है और उससे भी कहीं ज्यादा. आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. आप लॉग ऑन टू www.fightthefuse.com पे जाके आप लॉग इन करके ये टूल किट डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऑलरेडी अभी अवेलेबल है ऑनलाइन. डॉक्टर आकेरकर, आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे इस टूल किट के बारे में? जरूर. ये टूल किट काफी थॉट प्रोसेस के बाद बना हुआ है. क्या जैसा आपने देखा, इसमें सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट या उसके बारे में नहीं है, ऑल राउंड चीजें हैं. इमोशनल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, एंजाइटी स्ट्रेस के बारे में भी है, हेल्थ केयर सपोर्ट के बारे में है, लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो हमने देखा, पोस्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, उसके बारे में भी काफी गाइडलाइंस है. और आपके सिम्टम्स, आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कितना कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, उसको आप खुद कैसे ट्रैक कर सकते हो, इसके बारे में भी काफी जानकारी है. सुधीर, कैन वी हैव द नेक्स्ट पेज? तो जैसे हमने देखा, स्ट्रेस के डिटेल इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट सुधीर. नेक्स्ट पेज प्लीज. या हेल्थ केयर सपोर्ट आप कैसा ले सकते हो, डॉक्टर्स को कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, कौन से डॉक्टर्स को दिखाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. लाइफस्टाइल रिलेटेड काफी सारी टिप्स है कि आपके क्वेश्चंस लिख के रखने हैं ताकि आप जब रूमेटोलॉजिस्ट को मिलो तो क्वेश्चंस रह नहीं जाए. बहुत से बार ऐसे होता है कि रूमेटोलॉजिस्ट जाने से पहले तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन वहां जाए तो काफी सारे चीज ना रहता है. तो इसके लिए टिप्स है, ये बेसिक टिप्स है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट थिंक टॉल जो आपको दिख रहा है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पोस्चर अच्छा रखने के लिए थिंक टॉल. थिंक टॉल यानी क्या है? सीधे खड़े रहो, सीधे बैठो, ऐसे सोचो कि अगर आप झुक जाओगे, आपका स्पाइन, स्टैक ऑफ कॉइन्स बोलते हैं ना, जैसे जो सिक्के रहते हैं एक के ऊपर एक हम लोग रखेंगे और अगर उसको टिल्ट करेंगे तो सिक्के गिर जाएंगे. तो वैसे ही सोचो कि आपका स्पाइन स्टैक ऑफ कॉइन्स जैसा है कि आप ज्यादा झुकोगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उससे पोस्चर खराब होता है. तो ये थिंक टॉल जो एक चीज है वो बहुत अहमियत रखती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में. अगले कुछ पेजेस भी देखेंगे हम लोग अभी. एक्सरसाइज जो हमने अब भी डिस्कस किया कि एक्सरसाइज क्या क्या करना है, वार्म पहले करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी आगे वाले पेज में देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, उनके बारे में भी जिक्र है. तो ये ऑल राउंड चीजें हैं. इसमें सिर्फ एक चीज ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, तो आप डे टू डे बेसिस पे क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लैंग्वेज में आपके हिसाब से बनाई हुई है. जो मैंने बोला, गुड पोस्चर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, जैसा आप जानते हो, लॉन्ग टर्म में अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो पीठ कमर में झुकाव आ जाता है. तो ये नहीं होना चाहिए.
करके आपको पोस्चर का ध्यान रखना है। जब आप बैठते हो, जब आप सोते हो, जब आप काम करते हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पेज में अगर देखेंगे हम लोग तो कैसे सोना है, कौन सा वाला पिलो लेना है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। एक्सरसाइज कैसे बराबर से करना है, एक्सरसाइज करने में क्या मिस्टेक्स हो सकती है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। रोज की आपकी जो डेली जो काम होते हैं वो बराबर से कैसे करने जिसमें आपको तकलीफ ना हो, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, फ्रैंकली बोलूं तो बड़ी बड़ी चीजें तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन ये जो बहुत मुश्किल है मिलने, तो ये एक अच्छा टूल किट है। आप डेफिनेटली इसको डाउनलोड कीजिए, डेफिनेटली पढ़िए और डे टू डे यूज में इसको डेफिनेटली ध्यान रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू डॉक्टर आकिरकर। ये बुकलेट का लास्ट सेक्शन है सिम्टम्स के बारे में। डॉक्टर पाटिल, आपने इनिशियली सिम्टम्स के बारे में बात की थी, एंड इस लॉकडाउन के टाइम ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर सिम्टम्स बढ़ जाए, कैसे सिम्टम्स को मॉनिटर करें, ये शायद बहुत सारे सवाल पेशेंट्स के जहन में आ रहे होंगे कि कब हम डॉक्टर को फोन करें, डॉक्टर को कब बताएं कि हमारे सिम्टम बढ़ रहे हैं। तो क्या आप ये जो सिम्टम ट्रैकर है और थोड़ा बहुत सिम्टम्स के बारे में पेशेंट्स को बताएंगे? ओके, सो सिम्टम्स का काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुके हैं। इसमें से मैं दो पिक करूँगा। वन इज़ फटीग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस। फटीग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट दिस टाइम। काफ़ी रिसर्च चल रहा है फटीग के बारे में। हमारे पास अभी भी बहुत अच्छी दवाई नहीं है जो इस सिम्टम को टारगेट कर सके। हमारे पास बहुत सारी दवाई है जो पेन को रिड्यूस कर सके, बट फटीग को रिड्यूस करने के लिए अभी भी काफ़ी कुछ रिसर्च की ज़रूरत है। ये फटीग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला अलग होता है। जैसे आम लोगों में उन्होंने अगर रेस्ट किया तो दे फील बेटर। Here in the context of angstpond, the fatigue is really bad, and even after sleeping, after resting for a long period of time, they still do not feel refreshed. ये important problems रहता है। फटीग के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन होता है, लैक ऑफ स्लीप होता है, और दूसरी कोई बीमारियां जैसे अनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, थायराइड। So if you have fatigue, you must discuss with your doctor. Regarding stiffness, as Dr. Akerkar has mentioned कि इसको reduce करने के लिए stretching is very important. Stretching 2 बार करना है. One is before going to bed and if possible early in the morning. You must have a plan. अगर if you are having bad mornings, जैसे मेरे एक पेशेंट ने मुझे बताया था कि सर ये कैसी बीमारी है, दिन की शुरुआत ही खराब होती है. Every day my mornings are really bad. तो यू मस्ट हैव अ प्लान कि हम इसको क्या कर सकते हैं। तो जैसे स्ट्रेचिंग एक बात हो गई, हॉट वाटर बात हो गया, फिर सपोर्ट फ्रॉम अ फैमिली मेंबर। बिफोर गोइंग टू बेड यू टेल देम कि भाई आई नीड दिस हेल्प। तो इस तरह से है, और इसका साइंटिफिक रीजन है कि आराम करने पर ये बीमारी बढ़ती है। इट इज अगेन टू डू विद दोज बैड प्रोटीन्स इन द बॉडी व्हिच एक्यूमुलेट आफ्टर रेस्टिंग. So these are important points, and a patient should be aware of it and should have a plan to manage it. थैंक यू डॉक्टर पाटिल। तो प्लीज आप www.fightthefuse.com पे जाके ये टूल किट जरूर डाउनलोड करें। ये आपके फाइट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड आपके फीडबैक के लिए। प्लीज गो थ्रू इट और हमें बताइए कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, ताकि आपकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हम और इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि इस सेशन को क्लोज करें। पर जाने से पहले मैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से कहूंगी कि प्लीज कुछ कहे। डॉक्टर आकिरकर, योर लास्ट वर्ड्स प्लीज। जैसे मैंने पहले भी कहा, हारना नहीं है दोस्त, लड़ोगे तो ही जीतोगे। एंड बिलीव मी, जस्ट ऐसे ही नहीं बोल रहे हम लोग। आज के दिन में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन मेडिकल अवेलेबल है, तो आप उनका जरूर फायदा उठाइए। कुछ पेशेंट्स रहते हैं, वो 1 साल में एक बार आते हैं, पूछते हैं सर नया कुछ अवेलेबल है क्या अभी, और चले जाते हैं। तो ऐसे करके नहीं होता है ट्रीटमेंट। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आप 1 साल में एक बार आके सिर्फ हालचाल पूछ के जाओगे तो वैसे तो नहीं होने वाला है। और दूसरे भी कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स है जो काफी टाइम से एंकिलोजिंग को लड़ रहे हैं। उन लोग सोचते हैं कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके फायदा क्या है, वही एनएसएआईडी देंगे, वही एक सांस गोली देंगे, बायोलॉजिक्स का बात करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखो, जो
इंडियन क्रिकेट टीम भी है, आज समझो अगर वो टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक में भी है तो भी उनके पास कोच है। क्यों कोच है? वो फर्स्ट रैंक पे, उसको क्यों कोच होना चाहिए? तो ऐसा कोई तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए जो आपको गाइड करे, आपको असेस करे कि क्या ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे उसको और चेंज करना है। तो ये भी एक जो परसेप्शन है कि जाके क्या फायदा है, खुद से ही NSAID ले लेते ना, वो भी तो वही देने वाले, NSAID और साथ जैसा लगा ले लेंगे। तो वो प्लीज कंसेप्ट से बाहर निकलिए। जैसे मैंने बोला, हारना नहीं है दोस्त, लड़ोगे तो ही जीतोगे। रूमेटोलॉजिस्ट के साथ टीम बना लो, रूमेटोलॉजिस्ट को गाइड बना दो, आप रूमेटोलॉजिस्ट को बोलो सर मुझे जीतना है, मुझे जीता के दो। थैंक यू। Dr. Patil, over to you. Fantastic. As Dr. Akerkar said, I completely agree with all that. And about this initiative, we need more such initiatives. I would like to congratulate the organizers once again, where we are coming in front of the patient outside the clinic rooms. And I would encourage patients to have active participation and drive the agenda of such meetings. इस तरह की मीटिंग का एजेंडा हमें पेशेंट लीडर्स चाहिए जो ड्राइव करे, हमें गाइड करे आगे कि किस तरह what they would like to hear. And I will just tell two lines from Harivansh Rai Bachchan. मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. So this is where I would like to end. क्या बात है डॉक्टर पाटिल, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जिन्होंने इतना अच्छा सेशन कंडक्ट किया है. और इसका सक्सेस मैं एक चीज से कहूंगी कि मैं देख रही हूँ जितने पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए थे वो एंड तक हमारे साथ रहे हैं. तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और डिस्कशंस हुए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं उनके लिए. एंड मैं एक बार फिर कहूंगी अटेंडीज, डोंट लूज हार्ट, आपके क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. प्लीज लॉग इन एट दैट टाइम. इसके साथ प्रीति, आई वुड लाइक टू जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स हियर एज अ वोट ऑफ थैंक्स. मैं अदिति फ्रॉम नोवार्टिस. ये फाइट द फ्यूज हम लोगों ने शुरू की है वो AS वॉरियर्स के लिए ही है. एंड लाइक प्रीति राइटली सेड, आप लोगों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच कि आपने सपोर्ट किया. डॉक्टर पाटिल ने एक बहुत ही उम्दा बात ये कही है दैट आपको ही, पेशेंट एडवोकेट्स को ही ये बात आगे लेके जानी है सो दैट बहुत सारे लोग समझें कि एक AS पेशेंट किस दौर से गुजरता है, कहाँ उसे सपोर्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट की जरूरत है, बाकी स्टेक होल्डर्स से. एंड ऑफ कोर्स आपकी जो अपनी लड़ाई है उसमें तो आप लड़ेंगे तो ही जीतेंगे. इस पूरे सफर में फाइट द फ्यूज में हमारा साथ दिया है डॉक्टर प्रीति मोदी जिन्होंने आज बहुत अच्छे से सेशन लिया है हमारे लिए, एंड डॉक्टर सुधीर. ये दोनों हमारे पार्टनर्स रहे हैं इस जर्नी में. एंड एक वी कैन नॉट थैंक इनफ डॉक्टर शशांक आकेरकर एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल जिन्होंने बिल्कुल सेल्फलेसली पिछले 6 हफ्तों से हमारे साथ इस प्रोग्राम को बिल्ड किया है. एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी एंड स्टैंड फॉर AS, ये दोनों पेशेंट ग्रुप्स, आप लोगों की वजह से हम लोगों ने ये टूल किट बनाया है. एंड आगे भी हम चाहते हैं दैट हम और कंटेंट बनाएं जो आपके लिए यूजफुल हो. सो थैंक यू सो मच. तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बिफोर वी गो टू कनेक्ट ऑन स्टैंड फॉर AS एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी फेसबुक पेज एंड ऑन द फाइट द फ्यूज फेसबुक पेज. हम सब इस लड़ाई में जुड़े हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट. और ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज विजिट www.fightthefuse.com. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल. हमारा नेक्स्ट जूम लाइव सेशन जहां पे हम और सवालों के जवाब पाएंगे एंड और टॉपिक्स लाइक डाइट, पोस्चर पे डिस्कशन करेंगे, वो है नेक्स्ट संडे 17 मई को शाम 5:30 बजे. ज्वाइन इन टू ज्वाइन द फाइट. रिमेंबर, लड़ोगे तो जीतोगे. हैव अ गुड इवनिंग एवरीबॉडी.